टैक्स एक गवर्नमेंट का रेवेन्यू है जो कहां यूज होता है? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। यस, इसके अलावा अब हम पढ़ रहे हैं कि टैक्स जो है वो दो टाइप के हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है। तो डायरेक्ट टैक्स में आपने सही बोला, एग्जांपल इज इनकम टैक्स। यस, और इनकम टैक्स में हम क्यों बोलते हैं कि इसका बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते? यस, ऑब्वियस है यार। यार एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं मेरी इनकम पे टैक्स दे दे, देगा? प्लीज दे दे यार। मैं प्लीज जितनी मर्जी बार बोल लूं, देगा ये? देगा? तू देगा? नहीं देगा? कह रहा मैं दे दूंगा, कोई नहीं। अच्छा एक मिनट, अब सिंपल सी बात है, कमा कौन रहा है? ये क्या बोलेगा? ये क्या बोलेगा? कहेगा सर आप कमा रहे हो, टैक्स कौन दो? आप ही दो ना यार, मैं क्यों दूं? सिंपल सी बात है, जो कमाएगा वो ही देगा। बर्डन कैसे शिफ्ट कर सकते हो? कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। सो इनकम टैक्स का बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते। यस, बट क्या हम लोग जीएसटी की अगर हम बात करें तो जीएसटी में बर्डन शिफ्टिंग होती है? होती है या नहीं होती है? होती है। जीएसटी में बर्डन शिफ्ट होता है। हम लोग बर्डन शिफ्ट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, हम लोग कभी भी कोई सामान खरीदने जाते हैं, कोई गुड खरीदने जाते हैं, कोई भी स्टेशनरी वाले से खरीदने जाते हैं, कुछ भी खरीदने जाते हैं, वो हमेशा क्या करता है? टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर देता है अगर वो बिल बनाता है तो। बिल नहीं भी बनाता तो एमआरपी तो है ही है। एमआरपी मींस इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो अपना टैक्स बर्डन क्या करता है? शिफ्ट करता है। किसके ऊपर? तुम पे। तुम क्या बोलोगे? ये क्या बोलेगा? अच्छा हम इनकम टैक्स भी दें, हम कस्टम ड्यूटी भी दें, हाँ हमसे ही तुम टैक्स से लोगे? नहीं भाई तू कमा रहा है ना, तू दे। इनकम टैक्स थोड़ी ना है वो क्या है? जीएसटी। जीएसटी की अगर हम बात करें, वो बर्डन शिफ्ट क्यों किया जाता है? एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसके बिहाइंड। दोस्तों अगर गुड्स की कॉस्ट, सुनना ध्यान से, गुड्स की कॉस्ट अगर एक दुकानदार के लिए 80 रुपए है, कितनी है? 80 रुपए, और वो अपना प्रॉफिट ऐड कर रहा है कमाने के लिए 20 रुपए का। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि 20 रुपए कमाएगा तभी वो अपना बिजनेस के खर्चे निकाल पाएगा, तो इतना उसको प्रॉफिट रखना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? अब 100 रुपीज का प्रोडक्ट बेचा, जीएसटी की बात हुई, मान लो 10% जीएसटी है, 100 रुपीज के ऊपर 10% कितना हुआ? 10 रुपए। तो कितने मांगे? मैंने कितने मांगे अपने कस्टमर से? 110 रुपए। कितने मांगे? और आप वहां पे अड़ गए, अच्छा मैं नहीं दूंगा, हम ही दें, सब कुछ हम दें। नहीं नहीं ये नहीं होता, ऐसे नहीं होता। तुमने तो अपनी जगह सही बोला, क्यों? हम क्यों दें भाई? दुकानदार तुम हो, तुम दो अपनी जेब से, हम क्यों दें? सब कुछ हम ही दें। तुम क्या कर रहे हो? तो गवर्नमेंट ने कहा देखो कमाने वाली बात अलग है। देखो कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में आती है ये बात, मैं वही कह रहा हूं, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सर इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, जीएसटी भी दे रहे हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं यार। क्या वो दुकानदार इनकम टैक्स नहीं देता? वो देता है। जो पीएनएल अकाउंट बनाता है, पीएनएल अकाउंट बनाने के बाद जो प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट पे वो इनकम टैक्स ही तो पे करता है, तो वो भी पे करता है इनकम टैक्स। अपने खर्चे निकालने के बाद पीएनएल अकाउंट बनता है, जो इनकम्स, खर्चे, है ना, प्रॉफिट आता है, और प्रॉफिट के ऊपर क्या देता है? टैक्स। वो इनकम टैक्स देता है, तो वो दे रहा है इनकम टैक्स। हम जीएसटी की बात कर रहे हैं, तो जीएसटी का बर्डन शिफ्ट अगर वो नहीं करेगा तो कमाएगा कैसे? क्यों? क्योंकि अगर आप उसको बोल दो कि मैं नहीं दूंगा, तो होगा क्या कि उसको 100 रुपए में से निकाल के 10 रुपए देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, क्योंकि उसको तो देना ही है। वो अपना बर्डन शिफ्ट करना इसलिए चाह रहा था कि वो 10 रुपए जो एडिशनल उसको देने पड़ रहे हैं वो आप ही से लेगा, क्योंकि अगर आप नहीं दोगे तो वो 20 रुपए में से निकाल के देगा, तो क्या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम नहीं हो जाएगी? बोलो हाँ या ना। और अगर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई तो भाई वो बिजनेस कैसे करेगा? हो सकता है कि अगर मान लो उसका प्रॉफिट 10 रुपए ही होता तो, है ना, तो उसका तो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही कम हो जाती, वो कमाएगा कैसे? इसी रीजन से दोस्तों वो अपना जीएसटी का बर्डन क्या करेगा? शिफ्ट करेगा, हमेशा करेगा। हमेशा एक दुकानदार अपना बर्डन क्या करेगा? शिफ्ट करेगा। किसके ऊपर? कस्टमर पर। अब तुम्हारे दिमाग में बहुत होगा, सर इसमें तो अगर मैं बिल ना बनाऊं तो, है ना, अगर दुकानदार बिल ना बनाए तो दुकानदार को कह दो सर बिल मत बनाओ ना, ऐसे ही ले लो पैसे, ठीक है, फिर जीएसटी का तो चक्कर खत्म हो जाएगा। नहीं, आज के टाइम पे इतना आसान नहीं है। पहले हो जाता था ये सब चीज, अब इसलिए नहीं होती। अगर कभी आप कह के देखना, इसका रीजन है क्योंकि वो बेचारा फंसा हुआ है। इसका रीजन है जीएसटी इतना बढ़िया टैक्स बनाया ना, इतना बढ़िया टैक्स बनाया, आपको मैं धीरे धीरे करके फीचर्स बताऊंगा उसके। जीएसटी के अंदर बेनिफिट ये हो रहा है कि जब हम कोई गुड खरीदते हैं ना, जिससे खरीदते हैं वो भी रजिस्टर्ड डीलर है, ठीक है, उसने क्या किया होगा? उसने वो डिटेल, सेल की डिटेल कि तुम्हें उन्होंने बेचा है, मान लो ये एक बिजनेसमैन है, मैं भी एक बिजनेसमैन हूं, मैं अगर इसको गुड बेच रहा हूं तो मैं इसकी डिटेल गवर्नमेंट को दिखा रहा हूं कि मैंने इतने इतने गुड बेचे हैं, ठीक है, और ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को यह इंफॉर्मेशन आ चुकी है
कि तेरे पास एक स्टॉक पड़ा हुआ है। अब कल को ये ब्लैक में सेल कर देगा, किस में सेल कर देगा? ब्लैक में। ब्लैक में मतलब बिल नहीं बनाएगा। बिल नहीं बनाएगा तो इसका मतलब है स्टॉक कहां पड़ा है? इसी के पास। जब छापा पड़ेगा तो क्या कहेंगे? अरे इसके हिसाब से, इंफॉर्मेशन के हिसाब से स्टॉक तो मौजूद होना चाहिए। चेक किया, मैदान खाली। मैदान खाली मतलब शॉप जो है उसमें कोई स्टॉक नहीं पड़ा हुआ था, एक स्टॉक नहीं पड़ा हुआ था, और इसने ढेरों ब्लैक मनी सेल करी, ढेरों, लाखों करोड़ों रुपए की सेल। क्यों? आदत पड़ी हुई थी, आदत से मजबूर। भाई वैट में ऐसे ही करता था ये पहले भी, ठीक है? वैट में ऐसे ही करता था, बुरा नहीं मानना बेटा, ठीक है? अब कोई ना कोई तो आगे आएगा ना। तो परचेजिंग पर जो गुड्स आप डिटेल्स दिखाई, वो डिटेल्स इसके पास आ गई हैं, ठीक है? और जब इसने रिटर्न के अंदर वो इंफॉर्मेशन आ गई है ना, तो ये बेचारा फंस चुका है। इसको व्हाइट भी सेल करनी होगी, क्योंकि अगर ये ब्लैक सेल करेगा तो गवर्नमेंट की नजरों में ये आया कि वो स्टॉक अभी भी इसके पास मौजूद है। मेरी बात ये वाली समझ में आई या नहीं आई? बताओ सच सच, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है? नहीं आई तेरे को? हाँ अभी एक सेकेंड। हाँ क्या, फिर से बोल। थोड़ा जैसे रजिस्टर्ड वो काम से उसने, हाँ मतलब ऐसा हो सकता है, बट थोड़ा सामान ले बेटा थोड़ा ऊपर वैसे ले। बिल्कुल, ये देखो, ये इसको कहते हैं ब्लैक वाला दिमाग। तो दिमाग ये ब्लैक वाला ही लगा रहा है, चाहे लीगल वाला पढ़ना चाहता है, बट अल्टीमेटली इसका दिमाग ऐसे चल रहा है। नहीं बात सही है, मतलब थोड़ा लीगल भी दिखा दिया बेटा वो ठीक है, बट अगर मान लो तेरे को जितने भी मैन्युफैक्चरर्स मिल रहे हैं वो सारे के सारे क्या मिल रहे हैं? रजिस्टर्ड ही मिल रहे हैं। तो क्या करेगा? क्योंकि आज के टाइम पर जो बिजनेसमैन, जब मैं रजिस्टर्ड बिजनेसमैन हूं ना, तो मैं खरीदूंगा भी किससे? रजिस्टर्ड से। क्यों? क्योंकि उसका ना एक टैक्स का क्रेडिट मिलता है, वो हम लोग आने वाली क्लासेस में समझेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं उसको। वो क्रेडिट सिर्फ मुझे मिलेगा तभी जब मैं किसी बिजनेसमैन से खरीदूंगा जो कि रजिस्टर्ड होगा। अगर मैं अनरजिस्टर्ड से खरीदूंगा तो मुझे नुकसान होगा। तो B2B सेल्स बढ़ाने के लिए रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है। इज दैट क्लियर? B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। तो बिजनेस टू बिजनेस अगर सप्लाईज बढ़ानी है तो रजिस्टर्ड होना पड़ता है। अब मैं सारा का सारा अगर मैं अनरजिस्टर्ड से खरीदूंगा, हाँ मैं तब ब्लैक मनी का काम कर सकता हूं, बट उसके लिए आपको पूरी प्लानिंग चाहिए, और फिर वो सारे परचेजेस जो है आपकी वो अनरजिस्टर्ड होनी चाहिए, है ना? अनरजिस्टर्ड सप्लायर से होनी चाहिए। पॉसिबल है, फिर आपको ढूंढना पड़ेगा, वो वर्क करना पड़ेगा कि अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स कौन है मार्केट के अंदर। थोड़ा सा लाउड बोलना बेटा। हाँ हाँ, तो ये बच्चा प्रैक्टिकल बात कर रहा है अब थोड़ी सी, ठीक है? तो ये बच्चे ने, तूने कुछ देखा होगा ऐसा, तभी बात कर रहा ना ये। घर पे यही कर रहे होते हैं सारे कल। नहीं ठीक है, ऐसा पॉसिबल है बेटा, ये बिल्कुल पॉसिबल है। वो सब चीज़ें करते हैं, वो सब देखो बिल बनवाए भी जा सकते हैं, सब कुछ होता है, बट हम लोग उसकी डेप्थ के लिए, सारे बच्चों को समझने के लिए पहले आपको बेसिक समझने पड़ेंगे, ठीक है? तो अभी इस वाली गहराई को समझने के लिए आपको पहले बेसिक की अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी, यानी ITC क्या होता है और ये सब, पहले वहां तक पहुंच जाते हैं, ठीक है? वो किया जा सकता है, बट अभी नहीं खोलते हैं वो बात, ठीक है? धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप दोस्तों, हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे कि ये कैसे कहना चाह रहा है, ठीक है? जरूर उठाना ये पॉइंट, बट मेरे ख्याल से 1 या 2 चैप्टर जब इनडायरेक्ट टैक्स के हो जाएंगे ना, उसके बाद, क्योंकि उसमें क्या होगा, ITC का बच्चे को समझ में आ गया होगा ITC होता क्या है, क्रेडिट होता क्या है, फिर इसके बाद ये बात जरूर खोलेंगे, ठीक है? और इसका रीजन क्या है, क्या लॉजिक है, वो सब बातें बताऊंगा पूरी गहराई के साथ। उसमें फंसा भी जा सकता है और बचा भी जा सकता है, बहुत तरीके हैं, ठीक है? बट वेट करना, ठीक है? अभी नहीं, और अगर जानना चाहते हो तो क्लास के बाद बात करेंगे। अभी देखते हैं इधर। नाउ एवरीवन, टैक्स के बारे में इतना समझ गए कि बर्डन हम लोग क्यों शिफ्ट करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में, यस और नो? बर्डन हम शिफ्ट करते हैं, समझ में आता है बात? सो बर्डन अगर शिफ्ट नहीं करेंगे तो हमारा रेवेन्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बर्डन शिफ्ट करूंगा ही करूंगा। सो डायरेक्ट टैक्स में कह सकते हैं, राइट डाउन एवरीवन, लिखेंगे प्लीज, रजिस्टर निकाल लो, अब थोड़ा सा कष्ट उठा लो। हाँ बेटे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है, सब कुछ ठीक है ना? अभी 10 मिनट के बाद जाके पता चला कि रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं थी, तो कहीं आपको आवाज आ रही है ना, सब कुछ ठीक है? पता चले माइक ही ऑन ना हो। जवाब नहीं आया। अच्छा, और फिर ठीक, अच्छा
ओके, सो डायरेक्ट टैक्स में लिख रहे हैं हम लोग कि टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, कैन नॉट बी शिफ्टेड, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स में हम क्या लिख रहे हैं, द टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड। अच्छा, नाउ डायरेक्ट टैक्स में और क्या है, हाँ और क्या डिफरेंस बोल रहे थे, कोई दिमाग में आ रही थी बात कि बच्चे ने बोला कौन सा, डायरेक्ट टैक्स इट कैन नॉट बी अवॉइडेड, इनडायरेक्ट ठीक है, बट ये पॉइंट सही नहीं है बोलने के लिए। हाँ, प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव बोल सकते हैं, बट वो डिफरेंस के लिए सही नहीं है बेटा, वो बात ठीक है तेरी, वो जनरल नॉलेज के लिए ठीक है, ठीक है, बट लिखने में है ना इंस्टीट्यूट क्वेश्चन डाल रहा है, इट कैन बी अवॉइडेड, इट कैन नॉट बी, नहीं अच्छा लग रहा है ना। डायरेक्ट टैक्स में लिखते हैं इट इनडायरेक्टली अफेक्ट्स द प्राइस ऑफ कमोडिटी। क्या बोला मैंने, इट इनडायरेक्टली अफेक्ट्स द प्राइस ऑफ कमोडिटी। हाँ, इनकम टैक्स से कमोडिटी के प्राइस पे इंपैक्ट आता है। क्या बात कर रहे हो सर, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, कुछ तो इंपैक्ट कैसे आ सकता है, नहीं मतलब मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, अरे तो कुछ तो रीजन होगा, सोचो तो सही पहले ही ब्लैक हो गया, नहीं यार कैसे कैसे आ सकता है। हाँ बेटा कुछ सोच रहा था, हाँ मतलब अगर आप किसी सेलर जो जितना टैक्स बनता है उसका वो अगर कॉस्ट प्राइस में थोड़ा थोड़ा ले ले सबसे तो उसका टैक्स बन जाएगा। नहीं ये रीजन नहीं है, और कुछ, हाँ इनकम इफेक्ट आता है, अगर हम ज्यादा डायरेक्ट टैक्स पे कर देंगे तो अगर कोई चीज जितना अगर हम पहले हमें सस्ती लगेगी तो रिलेटिव इफेक्ट में वो कॉस्टली लगने लग जाएगी। ये रीजन नहीं है। जैसे इनकम टैक्स अगर रेट इंक्रीज हो जाते हैं तो सेलर अपना प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करने के लिए उस चीज़ का प्राइस, अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाते हैं। समहाउ मतलब कुछ बातें मैच कर रही हैं, बट एग्जैक्टली क्या चक्कर है वो ये कि इनकम टैक्स अगर बढ़ गया, सुनना ध्यान से, अगर इनकम टैक्स बढ़ गया तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, होगी या नहीं होगी बताओ। इनकम टैक्स अगर बढ़ गया तो आपकी परचेजिंग पावर क्या हो गई, कम। परचेजिंग पावर, परचेजिंग कैपेसिटी सब लोग जानते हैं क्या होता है, ठीक है, बट क्या परचेजिंग पावर की वजह से क्या गुड्स की डिमांड कम नहीं हो जाएगी? कौन से गुड्स की डिमांड? नेसेसिटी गुड्स की। इकोनॉमिक्स पढ़ा है सब लोगों ने, बोलो हाँ या ना। नेसेसिटी गुड्स की डिमांड चेंज नहीं होती है, होती है? नेसेसिटी गुड्स तो यार जो चाहिए वो चाहिए, है ना। तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम, और लग्जरी गुड्स की भी डिमांड भाई नहीं चाहिए, नहीं ले यार, हम लोग नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि परचेजिंग पावर हो गई है कम, तो डिमांड भी क्या हो गया, कम। और अगर डिमांड कम तो सप्लायर को अल्टीमेटली क्या करना होगा, सप्लायर को अल्टीमेटली क्या करना होगा, प्राइसेस को इंक्रीज। डिमांड ऑलरेडी कम है, प्राइस और बढ़ा दे, डिमांड और कम हो जाए। हाँ जी, क्या करना होगा, प्राइस कम करना होगा, यस और नो। प्राइसेस को कम करना होगा सो दैट डिमांड क्या हो जाए, बढ़ जाए, और डिमांड और सप्लाई एक जगह पे जाके मीट कर जाए, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, यस और नो। तो इनकम टैक्स बढ़ने से प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। ये आपने इन्फ्लेशन के मेजर्स पढ़े होंगे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के, याद है इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के कुछ मेजर्स होते थे, क्या होते थे, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। पता है इसके बारे में? मॉनेटरी पॉलिसी तो आप लोगों को पता है, आरबीआई के इंटरेस्ट रेट से हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। हमारे देश के अंदर एक ही तरीका ज्यादा यूज होता है और वो ये, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, टैक्स बढ़ा दो। अगर टैक्स बढ़ा दिया जाए तो प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सकता है, ये फिस्कल पॉलिसी में आता है। आप एग्जांपल्स में चेक करना अपने इकोनॉमिक्स में, इंक्रीज इन टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो इंक्रीज इन टैक्स, प्राइसेस को कंट्रोल किया, इन्फ्लेशन हो गया कंट्रोल। बट कोई भी सरकार ऐसा डिसीजन क्यों नहीं लेती? क्योंकि उसको अगले 5 साल में भी तो आना है, नहीं आना है एक ही बारी का काम करके खत्म, नहीं, उसको अगले 5 साल में भी आना है। इसी रीजन से
वो ऐसा डिसीजन नहीं लेती है कि मुझे प्राइस इनकम टैक्स बढ़ा देना चाहिए सो दैट प्राइसेस को कंट्रोल कर दिया और परचेजिंग पावर कम, मतलब अल्टीमेटली वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए टैक्स बढ़ा रहे हैं। ये कोई लॉजिक जो है ये है तो सही, बट क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगी कि हम जैसे लोग जो होंगे वो अगली बार वोट नहीं देंगे, है कि नहीं। अच्छा, अगर उल्टा सोचे तो इनकम टैक्स कम हो गया तो परचेजिंग कैपेसिटी क्या हो गई, बढ़ जाएगी। परचेजिंग पावर बढ़ गई, डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ गया तो भाई प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। सप्लायर क्या डिसीजन लेगा, प्राइस बढ़ा देगा, क्योंकि देखो सप्लाई तो कांस्टेंट है। जब आप प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप भी पढ़ते हो तो उसमें आप क्या पढ़ते हो कि सप्लाई कांस्टेंट है, यही एक असम्पशन लेके तो चलते हो। अब ऐसे ही है, अगर डिमांड बढ़ रहा है और सप्लाई एक जगह पे है, डिमांड बढ़ती जा रही है, तो क्या करूं, प्राइसेस को बढ़ाना पड़ेगा सो दैट डिमांड क्या हो जाए, कम, और डिमांड और सप्लाई एक जगह पे जाके मीट करे, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, और उस प्राइस को हम इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। यस और नो। तो अल्टीमेटली प्राइसेस को बढ़ाना पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, इनकम टैक्स इनडायरेक्टली कमोडिटी के प्राइस को इंपैक्ट करता है। वो बात और है कि हमारे देश में इस वाले तरीके को यूज नहीं किया जाता, हम नहीं करते हैं चीज। हाँ, गवर्नमेंट का दिमाग और चीजों में चलता है। कैसे, आपको पता है हर साल बजट आता है ना, ये तो सबको पता होगा, हर साल बजट आता है। आपको ये बात शायद नहीं पता होगी, हर साल जिस साल सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं उस साल 2 बजट आते हैं। क्या ये पता था? चलो, जनरल नॉलेज दी मैंने आपको। सेंट्रल गवर्नमेंट के जिस साल इलेक्शंस होते हैं उस साल कितने बजट आते हैं? 2। एक बजट आता है फेब मार्च में, जो एक बजट नॉर्मल बजट आता है, वो 6 महीने के लिए निकाला जाता है। कितने महीने के लिए? 6। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 6 मंथ्स के लिए। आपको पता है जब जिस साल सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं वो करीब जून में या मई में होते हैं। मई जून में इलेक्शंस होने के बाद जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद एक नई सरकार आएगी, तो क्या वो जो नई सरकार होगी वो ओल्ड बजट को चलने देगी? नहीं। तो इसीलिए जो रिजल्ट आता है तो अगस्त में एक नया बजट अनाउंस किया जाता है, अगस्त और सितंबर के बीच, ठीक है। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के लिए उस बजट को अप्लाई कर दिया जाता है। उसको बोलते हैं इंटरिम बजट। क्या बोलते हैं? इंटरिम। आपने इंटरिम डिविडेंड के बारे में सुना है? यस और नो? तो जैसे इंटरिम डिविडेंड होता है 2 फाइनेंशियल ईयर्स के बीच में डिविडेंड अनाउंसमेंट, इसी तरीके से 2 बजट के बीच का एक बजट, जिसको हम बोलते हैं इंटरिम बजट, ठीक है। और इंटरिम बजट जब सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं तब आता है ये बजट, ठीक है। तब भी बेटा देखो, हमें नहीं पता ना कि सेम गवर्नमेंट आएगी या नहीं आएगी। 2014 में क्या हुआ था? 2014 में इलेक्शंस हुए, चेंज हो गए। 2019 में क्या हुआ कि सेम गवर्नमेंट आ गई ना। बट क्या जरूरी था कि ऐसा ही होगा? ये बात किसी को नहीं पता थी, हो सकता सरकार चेंज हो जाती है ना। इसी रीजन से हर बार 6 महीने के लिए बजट अलग आएगा और 6 महीने के लिए बजट अलग आएगा, ठीक है। नहीं, वो निकालते ही 6 महीने के लिए, वो जो पहला बजट होता है वो निकालते ही 6 महीने के लिए, ठीक है। वो निकाला ही 6 महीने के लिए जाता है। इसमें मतलब ये होता है कि 6 महीने में हम 2000 करोड़ रुपए एजुकेशन पे लगाने वाले हैं, ऐसे बोलते हैं ना। 500 करोड़ बोलते हैं, मतलब बोलते तो हैं, ठीक है। 2000 करोड़ हम यहां लगाने वाले हैं, 500 करोड़ हम एग्रीकल्चर पे लगाने वाले हैं, यहां पे लगाने वाले, कितने खुशी मिलती है ना, हम यह करने वाले 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, पता नहीं क्या क्या बोलता है, और अल्टीमेटली पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो बात तो है कि इस तरीके से बोला जाता है। वो 6 महीने के लिए अनाउंसमेंट की जाती है उस टाइम पर, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो बेटा ये तो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, ये तो लगता ही किसके ऊपर है? कमोडिटीज पर। सो इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो अगर मैं कह दूं कि जीएसटी बढ़ गया तो प्राइस बढ़ जाएगा, बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? जीएसटी बढ़ गया तो प्राइस बढ़ जाएगा। 100 रुपए के ऊपर 20% का जीएसटी लगता था और सडनली 25% कर दिया जाए तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। यस और नो? तो जीएसटी बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, जीएसटी कम तो प्राइस भी कम। नोट किया यहां तक? नाउ और बताओ, पॉइंट नंबर 3, इट फॉलोज प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? प्रोग्रेसिव।
प्रोग्रेसिव का मतलब है दोस्तों, इनकम ज्यादा तो टैक्स भी ज्यादा। रिच जो होगा वो ज्यादा टैक्स पे करेगा, जिसकी इनकम कम है वो टैक्स देगा ही नहीं या फिर कम देगा। बोलो हाँ या ना। भाई मुकेश अंबानी जो टैक्स देता होगा उतना तो मैं नहीं दे रहा हूंगा, यस और नो, क्योंकि जिसकी जितनी इनकम होगी वो उतना ही टैक्स पे करेगा यार। सो प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट, इनकम ज्यादा टैक्स भी ज्यादा, इनकम कम तो टैक्स भी कम, है ना। जब मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करता हूं तो इनडायरेक्ट टैक्स में ये प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करता है, बट मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कंप्लीटली कि रिग्रेसिव है। देखो ये एक डिबेटेबल पॉइंट है। क्या डिबेट है इसके अंदर कि सर रिग्रेसिव है। अरे रिग्रेसिव कैसे है? रिग्रेसिव का मतलब हो गया प्रोग्रेसिव का उल्टा, और इसका मतलब हो गया कि इनकम ज्यादा तो टैक्स कम। ऐसा होता है क्या जीएसटी के अंदर? अमीर बंदा कम टैक्स देता है, ऐसा है क्या? नहीं, टैक्स तो सेम ही रहता है। बोलो हाँ या ना। एक प्रोपोर्शनल होता है। हाँ सर एक क्वेश्चन है, बट मुझे नहीं पता है ठीक है कि नहीं, बट सर ये उल्टा नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से कि जितना बंदा ज्यादा कमाएगा उतना कम देना चाहिए उसको टैक्स, व्हिच विल मोटिवेट द अदर पर्सन टू वर्क मोर, ताकि मेरा टैक्स बचे, इससे इनकम भी जनरेट होगी। जितना ज्यादा कमाता है उसको कम देना चाहिए टैक्स। अच्छा, जैसे वो गलत नहीं कह रहा। वो है कि जितनी आप ज्यादा एक सेकेंड पूरी बात सुनने दो बच्चे की। इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे उतना आपको कम वो देना पड़ेगा। बेटा इलेक्ट्रिसिटी अलग चीज है, एक मिनट, इलेक्ट्रिसिटी अलग चीज है, पहले तो टैक्स की बात करते हैं, ठीक है। ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी एंड पीपल विल बी मोटिवेटेड कि मेरे को और काम करना है, ताकि यू कैन जस्ट सेव टैक्स मोर एंड आपकी इनकम एंड वेल्थ भी जनरेट होगी, व्हिच विल हेल्प टू डेवलप द कंट्री। एक सेकेंड, हाँ टैक्स हॉलिडे देके प्रमोट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। देयर आर सो मेनी स्कीम्स। ये बच्चा पहले से ही बहुत कुछ जानता है तो अच्छी बात है। अपनी कंपनी के शेयर्स ले लो, उसको बाद में टैक्स हॉलिडे एक स्कीम होती है जहाँ पे टैक्स आप बचा सकते हो। 10-10 साल 15-15 साल आपको टैक्स नहीं देना होता, ठीक है। देयर आर सो मेनी स्कीम्स, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर अगर आप बिजनेस खोलते हो तो आप टैक्स बचा सकते हो, ठीक है। बट बेटा तेरे पॉइंट के मैं ये कंफर्म, देखो हर एक का अपना अपना व्यू है, व्यू पॉइंट है तेरा, सही है अपनी जगह। बट चाइना का क्या है, चाइना की स्ट्रैटेजी शुरू से ही अलग है। अब चाइना की मैं एक और बात बताऊं तो आप सुन के हैरान हो जाओगे। चाइना की स्ट्रैटेजी में तो ये भी है कि वो लोग क्या करते हैं, जितना प्रोडक्ट का प्राइस वहां पे होता है चाइना में, अगर 10 रुपए का कोई पेन है चाइना के अंदर बिकता है, वो इंडिया में 3 रुपए में 2 रुपए में देते हैं। पता है आपको ये बात? डिस्कार्ड की तरह, इसको बोलते हैं डंपिंग। क्या बोलते हैं? डंपिंग। दे डंप द प्रोडक्ट, अबे निकालो, इंडिया में बेच रहा है तो उनको बोलते हैं, कंपनीज को क्या बोलते हैं? सब्सिडी लो, ये लो भाई, देश को 8 रुपए 2 रुपए का बेच। अरे ऐसा क्यों? 10 रुपए का। अच्छा चाइना वालों के लिए प्यार नहीं है क्या? इंडिया वालों के साथ ज्यादा प्यार है? प्यार नहीं, वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हर्ट करना चाहता है, वो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को उठने नहीं देना चाहता। उनकी स्ट्रैटेजीज कुछ अलग ही हैं शुरू से, ठीक है। बट जो तेरा व्यू पॉइंट है वो कुछ एंगल से सही है, बट कुछ एंगल से गलत भी होगा। यस और नो, ये बात मानता है कि तेरा एक पॉइंट तो ठीक है कि तू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, नहीं वो ठीक है बेटा, बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वाइज ठीक कह रहा है। बट अगर मैं इनकम ज्यादा, इनकम देखो हमारे देश का देखो हाल बहुत बुरा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है या नहीं है? बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, इतना सा देश है और इसमें पॉपुलेशन, ठीक है। और अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली के आप देखो, ठीक है, बुरा हाल है। मतलब अगर मैं कनाडा की बात करूं, कनाडा कंट्री के बारे में बात करूं तो कनाडा कंट्री 3rd लार्जेस्ट एरिया वाइज, और आप लोग जानते हो उसकी जो पॉपुलेशन है वो दिल्ली के बराबर की है। दिल्ली के बराबर की पॉपुलेशन, दिल्ली इंडिया की नहीं, दिल्ली के बराबर की। सोचो इंडिया में और हम लोग तो मतलब एरिया वाइज तो हम लोग वैसे ही बहुत छोटे हैं, और वो पॉपुलेशन, मतलब वो बात और है कि कनाडा की 60% एरिया तो मतलब वो अनयूजेबल है, वो यूज हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो जो एरिया है वो बहुत, इतना बर्फ है, इतना ठंड है कि वहां पर कोई सर्वाइव ही नहीं कर सकता, वो बात अलग है। बट स्टिल एरिया वाइज 40% भी इंडिया से डबल होगा, 3 गुना होगा, ठीक है। और उस हिसाब से देखा जाए कि वहां पर कैसे लोग क्या करते हैं, मतलब वो प्लानिंग जो है कि हमारे देश के अंदर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। अगर मैं ऐसे बात करूं तो यूएसए में ग्रीन कार्ड होल्डर्स को एक अमाउंट दिया जाता है एवरी मंथ, ग्रीन कार्ड होल्डर्स की हेल्प की जाती है। वहां पर गवर्नमेंट के स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं। लंदन में, यूएसए के अंदर कुछ ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो किए जा सकते हैं, बट हमारे देश में नहीं किया जा सकते, हमारे देश में किए ही नहीं जा सकते। अगर ज्यादा कमाने वाले को टैक्स कम कर देंगे तो हमारे देश में रेवेन्यू देगा कौन? तुम्हें लगता है कि अगर उल्टा सोचें, तू कह रहा है ज्यादा कमाने वाले को कम कर दें, तो जिसकी इनकम कम है अगर उसका ज्यादा कर दिया, इसका मतलब यही ऑप्शन है भाई, जिसकी इनकम कम है उससे ज्यादा टैक्स लो। मतलब तू ये कहना चाहता है द स्लैब रेट शुड बी लाइक
30%, 10% एंड 5%। कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि जो इनकम कम कमा रहा है 5 लाख रुपए वाला, उसको टैक्स ज्यादा। अगर ऐसा केस हो गया तो सोचो क्या होगा कि वो बेचारा, वो तो फिर जो इनकम कम कमा रहा है ना, वो ब्लैक ही कमाने की कोशिश करेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो ब्लैक ही करेगा। तो गवर्नमेंट को कोई इनकम पहुंचेगी कैसे? और वो जो अमीर है उनको ही बोल दिया, वो तो खुश है, वो क्या करते जाएंगे? वो तो देश खरीदते जाएंगे भाई, देश खरीद लेंगे, क्योंकि इतना पैसा आता जाएगा उनके पास, वो तो देश खरीदते जाएंगे। तो अमीर और गरीब का गैप और बढ़ जाएगा, क्योंकि अमीर गरीब उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाएगा बेचारा, वो गरीब और गरीब, क्योंकि टैक्स तो पहले ही बहुत ले रहे हो। तो अल्टीमेटली ये चीज हमारे देश में प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ठीक है, उसका रीजन समझ में आया कि अगर गैप बढ़ाना है तो ये काम कर सकते हो, बट वो गैप नहीं बढ़ाना ना हम लोगों ने, तो गैप क्या करना है? कम। तो कम करने का तरीका बेटा यही है कि इनकम जिसकी ज्यादा हो, हमारे देश में, हमारी दिल्ली के अंदर, जिसकी जो बिजली की ज्यादा कंजम्पशन करता है, उससे बिजली का जो रेट है ना, रेट है जो पर यूनिट, वो ज्यादा लिया जाता है। ये बात तो पता है सबको। पर्पस है उनका यही है कि जो दे सकता है वो देगा ना, जिसकी कैपेसिटी है। जिसकी कैपेसिटी नहीं बेचारा, वो कहां से भरे? उनको क्या कर दिया? बिजली फ्री कर दी। तो अल्टीमेटली द पर्पस इज कि उनको, उनके ऊपर मार नहीं डाल सकते जो पुअर हैं, और वो हमारे देश में ज्यादा है। हमारे देश में सुपर डुपर रिच कितने हैं? मात्र 1% से ज्यादा, 1% के आसपास जो सुपर डुपर रिच है। मैं मुकेश अंबानी की कैटेगरी के बोल रहा हूं, ठीक है, लेस देन 1%। पूरे इंडिया की पॉपुलेशन में लेस देन 1% लोग सिर्फ ये हैं। और आपको मैं बता दूं, जो इंडिया का टैक्स जाता है, वो मैक्सिमम टैक्स जो करीब 90% की कलेक्शन है, वो 1% लोगों से ही जाता है। मतलब हम लोग जितने भी जनता है जो ITR भरती है, उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन सिर्फ कितना है? मतलब अगर मैं कह रहा हूं 1% लोग इतना रेवेन्यू दे रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ 10% ही दे रहे हैं, इतनी सारी जनता, और वो सिर्फ 1% लोग हैं जो इतना बड़ा टैक्स दे रहे हैं। अब बात को सोचो कि अगर वो लोग भी वो टैक्स काट देंगे तो देगा कौन? इंडिया के पास टैक्स ही नहीं आएगा, रेवेन्यू खत्म, है ना। तो बहुत सारी रीजंस हैं कि वो चीज हो नहीं सकती। तो प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, वो बात बिल्कुल सही है कि इनकम ज्यादा टैक्स ज्यादा, इनकम कम टैक्स कम। इज दैट क्लियर? इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकम ज्यादा हो या टैक्स इनकम कम हो, टैक्स विल रिमेन सेम। रीजन, एक स्टेशनरी शॉप पे आप गए, एक नहीं स्टेशनरी शॉप आपकी है मान लो, ठीक है, एक BMW कार से कोई उतरता है सामने, ठीक है, स्टेशनरी से वो सिर्फ पेन लेने आ रहा है, और आपने कहा, ये आपने देखा पेन तो 10 रुपए का, उसने बोला कि ये पेन कितने का है? उसने देखा है भाई ये BMW में उतरा है, तो उसने एकदम से रेट बढ़ा दिया, कहता है 1000 रुपए। क्यों? अरे देखा BMW से उतरा है, दे सकता है, यस और नो, दे सकता है, इतने पैसे तो दे ही देगा। सर टैक्सेस भी गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए, अमीरों के लिए डाला। ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है क्या? अच्छा, उसी वक्त एक रिक्शे वाला आया, रिक्शे वाला भी आया, और उसको भी ये मत पूछना पेन क्या करेगा वो, ठीक है, उसको भी एक पेन चाहिए था, उसी वक्त आया इमीडिएटली, और उसने कहा कि मुझे भी पेन चाहिए। तो एक रिक्शे वाले को पेन लेना था, तो भाई ने क्या बोला, अरे यार तू 1 रुपये दे दे बेटा। तो ऐसे क्या 1 रुपये में बेटा, मतलब वो मेरे ना वो लैंग्वेज में निकल गया, ठीक है, वो क्लासेस लेते वक्त, तो मतलब ऑब्वियसली तू मत बोल दियो ऐसे, ठीक है। तो इनकम, एक जिसकी इनकम कम है वो 1 रुपए का पेन दे रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। पेन विल, द प्राइस विल रिमेन सेम, टैक्स विल रिमेन सेम। तो मैं इसको क्यों ये बोलूं कि रिग्रेसिव कॉन्सेप्ट फॉलो करता है? क्या बोलूंगा? पार्शियली रिग्रेसिव। क्या बोलूंगा? तो ये एक डिबेट वाला पॉइंट है। जो लोग ये जानते हैं कि इनकम टैक्स तो प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट है, बट GST रिग्रेसिव बोलते हैं, तो वो उसके अंदर वो ये भी रीजन से बोलते हैं कि उनकी जो अमीर होते हैं ना, उनकी पेइंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। अब क्योंकि उनकी पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो अगर वो एक 10 रुपए का पेन ले रहा है, उसके लिए 1 रुपए क्या है? पीनट्स, कुछ भी नहीं है। अरे यार ले यार, तू नहीं समझे? तो वो इस तरीके से कहना चाह रहे हैं, बट मेरे हिसाब से वो लॉजिक सही नहीं है। तो अल्टीमेटली एक डिबेटेबल पॉइंट है कि हाँ, यहां पर रिग्रेसिव वर्ड होना चाहिए या पार्शियली रिग्रेसिव, बट आपकी जजमेंट सबके अपने अपने व्यूज हो सकते हैं। यहां पे आप लोग लिखेंगे इट फॉलोज, इट डज नॉट फॉलोज, पहले तो लिखो इट डज नॉट फॉलोज प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट, बट हम लोग ना जब CA, CS, CMA ये जो डिग्रीज ले लेते हैं ना, हम ऑलरेडी एक ऐसी लेवल पे आ जाते हैं कि हम लोग पढ़ाई के करते करते रिसर्च वाले लेवल पे आ जाते हैं। हम लोग ये भी देख लेते हैं कि जिसने जो लिखा है उसका क्या लॉजिक है, और क्या हम लोग उसको बेटर बता सकते हैं या नहीं बता सकते। तो आपको पता ही होगा, CA इज इक्विवेलेंट टू PhD इन सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज। पता है आप लोगों को? चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री इज इक्विवेलेंट टू PhD, यानी नहीं मास्टर्स नहीं बेटा, आप गूगल पे सर्च करना, कुछ यूनिवर्सिटीज चार्टर्ड अकाउंटेंट को PhD के इक्विवेलेंट मानती है। इसका मतलब है आपको कुछ फीस देनी है बस, ठीक है, वहां पर अप्लाई करना है बस,
और एक थीसिस देनी होती है, ठीक है, रिसर्च वाला, और वो देने के बाद आपको एक डिग्री वहां से मिल जाएगी विच इज डॉक्टरेट, डॉक्टर नहीं डॉक्टरेट, समझ गए? तो आप वो जो डॉक्टर वाला लगाते हैं ना, है ना, तो वो आप लगा सकते हो साथ में, ठीक है, डॉक्टर और सीए दोनों, ठीक है। तो यस, बट यस वो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं अलाउ करती। दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है एमफिल करो, एमफिल करने के बाद पीएचडी करो। सो देयर इज अ क्राइटेरिया, हर एक का अपना अपना क्राइटेरिया। कुछ यूनिवर्सिटी है ना जो पीएचडी के इक्विवेलेंट, कहता है नहीं भैया, चार्टर्ड अकाउंटेंट दे आर ऑलरेडी रिसर्चर्स, इतनी पढ़ाई करते हैं बेचारे। अभी तुम्हें रियलाइज नहीं हो रहा क्योंकि अभी फाउंडेशन दे के आए हो, ठीक है, अभी धीरे धीरे करके सब कुछ रियलाइज होगा, इंटर में पता चल जाएगा कि किस लेवल की पढ़ाई होती है, ठीक है। अब हाँ, अब मेरे को पक्का यकीन है कि सर ने भी जरूर बताया होगा इस बारे में, ठीक है, बट एक्चुअल में सिर्फ देखो फाउंडेशन में जो आपने दिया है एग्जाम्स, उसमें से बहुत सारा पोर्शन आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 11-12 में पढ़ के ही दिया है, जैसे अकाउंट्स, आपने इकोनॉमिक्स, है ना, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको पहले से पता थे। बट अब ये जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं ना, ये सब्जेक्ट कंप्लीटली डिफरेंट है, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। इज दैट क्लियर? तो और इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है, और ये तो जो न्यू कोर्स आया उसमें तो हद से ज़्यादा, हद पार कर दी इन्होंने। फाइनल की लॉ हटाने की बात हो गई, फाइनल की लॉ खत्म करके इंटर में ही लॉ डाल दी। मतलब सोचो, जो 2 लॉ होते थे उसको 1 कर दिया। सोचो क्या होने वाला है। नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, डरने की। ओ सर आप तो डरा रहे हो, डरा रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ फाउंडेशन में भी डाला गया है, कुछ फाउंडेशन में भी डाला गया है, कुछ इंटरमीडिएट में डाला गया है, बट वो जो तुम्हारे साथ होगा वो तो सबके साथ ही होगा। यस और नो? तो घबराने की जरूरत नहीं है। उसे बेचारे को पानी पीना पड़ गया। अच्छा। मैंने कहा कि कहीं ये सुन के ना, नहीं, इनकम ज्यादा हो या कम, बताओ, इनकम ज्यादा हो या कम, टैक्स विल रिमेन सेम। यस। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स के अंदर ना एक अथॉरिटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, जिसको बोलते हैं सीबीडीटी। क्या बोलते हैं? सीबीडीटी। सीबीडीटी ये एक वो अथॉरिटी है जो डायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करती है। दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड कोई भी सर्कुलर निकालना है, क्या निकालना है? सर्कुलर या फिर नोटिफिकेशंस। क्या होता है सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस? सर्कुलर्स क्या होते हैं, सुना है कभी इसके बारे में? बस सुना है। क्लैरिफिकेशन, कानूनी क्लैरिफिकेशन। बच्चों, अगर मैं ये कह रहा हूं कि कोई पर्टिकुलर चीज है, कोई कानून बनाया, बट उस कानून के अंदर क्या हो रही है? कंफ्यूजन हो रही है। क्यों? क्योंकि एक सेक्शन में कुछ लिखा हुआ है, एक सेक्शन में कुछ। ऐसी चीजों को क्लैरिफाई करने के लिए क्या निकालती है गवर्नमेंट? सर्कुलर निकालती है। क्या निकालती है? सर्कुलर। इज दैट क्लियर? और एक होता है नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशंस आर अमेंडमेंट्स। क्या होते हैं बच्चों? अमेंडमेंट्स तो समझते हैं, ठीक है। अब देखो, फाउंडेशन से अब इंटर में आ रहे हो तो आपके जो लैंग्वेज है उसमें भी काफी चेंजेस आएंगे, ठीक है। अब आप टेक्निकल वर्ड्स समझोगे, सीए वाले टेक्निकल वर्ड्स, ठीक है। अमेंडमेंट्स, हाँ, पहले कहाँ बोलते थे, अब बोलोगे अमेंडमेंट्स, ठीक है। तो अब वो वर्ड्स में चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। अब चुन्नू मुन्नू नहीं रहे ना, इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, कौन सा प्रोग्रेसिव? तुम कहना चाह रहे हो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ, उसके परचेजिंग ज्यादा होगी, ऐसे कहना चाह रहे हो? बट बेटा, मैं तो एक ही गुड की बात कर रहा हूं ना, एक गुड की बात हो रही है। अगर उसकी कंजम्पशन वाइज देखेगा तो यस यू आर राइट, यस यू आर राइट। बट हम लोग यहां पर एक बात कर रहे हैं, अगर मान लो एक गुड खरीदता हूं मैं, तो उस पर तो टैक्स सेम रहेगा, है ना, ठीक है। तो आपको वो भी व्यू ठीक है तुम्हारा, बट अगेन दैट विल नॉट मेक अ डिफरेंस। आप फिर डिफरेंस नहीं बनेगा। आप एक बात समझो, ये प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट है, हम लोग इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि इनकम ज्यादा, टैक्स ज्यादा। अब हम लोग कोई गुड खरीदने जाते हैं तो उसमें तो जीएसटी सेम ही देते हैं ना, चाहे आप अमीर हो या गरीब। मैं इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। आप अमीर हो तो भी गुड के ऊपर वही टैक्स दे रहे हो, और जो पुअर है वो भी गुड के ऊपर वही टैक्स दे रहा है ना। तुम्हारा पॉइंट ठीक है कंजम्पशन बेस्ड पर, है ना, कि तुम्हारी ये कहना चाह रहे हैं कि कंजम्पशन ज्यादा होगी तो टैक्स भी तो ज्यादा होगा, ठीक है। तुम वो पॉइंट ऑफ व्यू से सही कह रहे हो। रिग्रेसिव का मतलब बेटा, इट इज एन ऑपोजिट वर्ड ऑफ प्रोग्रेसिव, ठीक है। तो अगर मैं ये कहता हूं कि प्रोग्रेसिव का मतलब हो गया, अगर मैं इनकम ज्यादा है तो मेरा टैक्स ज्यादा, इनकम कम तो टैक्स कम, तो रिग्रेसिव का मतलब होता है ऑपोजिट, इनडायरेक्ट रिलेशन। सीबीडीटी वो अथॉरिटी है जो डायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करती है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करने की कौन सी अथॉरिटी है? सीबीआईसी। क्या बोलते हैं? सीबीआईसी अथॉरिटी। मैं इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं नीचे। सीबीडीटी की फुल फॉर्म लिखो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस।
और दोस्तों सीबीआईसी की लिखो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। बच्चों इसका नाम पहले ना सीबीईसी होता था, तब सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम होता था, तब एक्साइज लॉ होता था। एक्साइज लॉ हैज बीन अबॉलिश्ड, वो खत्म हो गया। अब सिर्फ 2-3 प्रोडक्ट के ऊपर लगता है, वो मैं बताऊंगा, आज ही बताऊंगा, अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। तो सीबीडीटी वो अथॉरिटी है जो डायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करती है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करने वाली अथॉरिटी सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो भाई मोदी जी खुद नहीं बोलते हैं कि टैक्स का रेट बढ़ा दो या कम कर दो, उनको नॉलेज ही नहीं है, उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर, उनको नॉलेज नहीं है और उनका काम भी नहीं है, तो नीचे के लोग क्या करेंगे? तो पढ़े लिखे आखिरी बोर्ड, जो पढ़ा लिखा बोर्ड है वो यही है, इसके ऊपर वाले जो है वो मिनिस्ट्री है, ठीक है। मिनिस्ट्री सिर्फ एग्जीक्यूशन जानती है, क्या जानती है? एग्जीक्यूशन। वो कानून को एग्जीक्यूट करते हैं या कुछ चीज़ लेके आनी है वो लेके आते हैं, उनको समझाने वाले लोग यही हैं। तो अगर मैं कहूँगा कि आखिरी वो पढ़े लिखे लोग वो यही हैं, उसके ऊपर, ठीक है ना। तो अभी 4th पॉइंट की बात कर रहे हैं सीबीडीटी, और वहाँ पर क्या है? सीबीआईसी। अच्छा 5th पॉइंट की बात करें, डायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करने के, अच्छा डायरेक्ट टैक्सेस में एग्जांपल्स की बात करते हैं। सीबीडीटी तो इनडायरेक्ट टैक्स, ये समझ में आया ना, सीबीडीटी और सीबीआईसी। डायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल बताओ। एक तो इनकम टैक्स ही हो गया, बोलो, और क्या हो सकता है? प्रॉपर्टी टैक्स, जी हाँ, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स एक ही बात है। एमसीडी टैक्स भी कह सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं? एमसीडी टैक्स, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स, इसको कॉर्पोरेशन टैक्स भी कहते हैं। वेल्थ टैक्स हैज बीन अबॉलिश्ड, वेल्थ टैक्स फिनिश हो चुका है 2015 में, 2016 में, हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ाया था। वेल्थ टैक्स खत्म हो चुका है, ठीक है। और बोलो, हाँ कौन सा? डेथ, डेथ पे क्या देना है? देगा कौन? नहीं, मरने पर दे रहा है, देगा कौन? घर वाले? बेटा वो इंडिया का नहीं होगा, फिर वो इंडिया का नहीं होगा, इंडिया में नहीं। हाँ, कॉर्पोरेट टैक्स, जी हाँ, कॉर्पोरेट टैक्स हो सकता है। एक गिफ्ट टैक्स भी होता था, बट गिफ्ट टैक्स हैज बीन मर्ज्ड विद इनकम टैक्स नाउ, तो वो गिफ्ट टैक्स भी इनकम टैक्स के अंदर ही आ गया। तो गिफ्ट के ऊपर अलग से कोई टैक्स नहीं लगता, अब गिफ्ट जो है वो इनकम ही कहलाई जाती है। कौन सा? पेपर टैक्स। देखो टैक्सेस तो ऐसे बहुत सारे, बट पेपर टैक्स, जीएसटी तो नहीं कहना चाह रहा बेटा। वो पेपर टैक्स, वो जो गिफ्ट टैक्स है वो खत्म हो चुका है, दैट हैज बीन अबॉलिश्ड, फिनिश। गिफ्ट्स के ऊपर, जब मैं कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को गिफ्ट देता था तो उसके ऊपर लगता था वो टैक्स। नहीं बेटा, नहीं। गिफ्ट टैक्स जो था वो एबॉलिश हो गया, उसको आए हुए बहुत टाइम हो गया, ठीक है। आज भी इकोनॉमिक्स वाले जो टीचर्स हैं वो यही बोलते हैं गिफ्ट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, गिफ्ट टैक्स हैज बीन अबॉलिश्ड, बहुत टाइम हो गया, और उसको वो मर्ज कर दिया गया। आज के टाइम पर हम लोग इनकम टैक्स के अंदर ही गिफ्ट टैक्स पढ़ेंगे, हम गिफ्ट पढ़ेंगे इनकम टैक्स के अंदर। टॉपिक है उसका नाम है अदर सोर्सेज इनकम, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे वहां पर। एक सेकेंड, इधर और भी बहुत सारे टैक्स हैं ऐसे, टोल टैक्स, एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग टैक्स, एडवर्टीजमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, और बोलो, और भी बहुत सारे हैं। तो बट हमें जानना ही नहीं ना यार, इतने सारे टैक्सेस की गहराई नहीं है, ठीक है। और आपको बता दूं, जीएसटी आने के बाद 18 टैक्सेस डिलीट हो चुके हैं। कितने? 18। और जो मैंने अभी नाम लिए हैं उनमें से कुछ टैक्सेस डिलीट हो चुके हैं। इज दैट क्लियर? ऑक्ट्रॉय, वो जो है वो सब एंटरटेन, ये सब हम लोगों ने पढ़ेंगे कब? जब मैं आपको ये बताऊंगा कि जीएसटी आने के बाद कौन कौन से टैक्सेस डिलीट हुए थे, वो यही थे, इनमें से कुछ टैक्सेस डिलीट हो गए। तो इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स समझते हो ना, हाउस टैक्स। तो हाउस पर जो आपको टैक्स पे करना होता है वो वही देता है जिसका घर है, यस और नो? क्या कोई और दे सकता है? बर्डन शिफ्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। कॉर्पोरेट कंपनीज अपनी इनकम पर क्या देती हैं? टैक्स, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, और इसका फॉर्म होता है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, मैट बोलते हैं इसको। और वो मैट जो है वो कंपनीज पे करती है ना। तो कंपनीज पे करती हैं मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, वो उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। तो डायरेक्ट टैक्सेस के ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ऑब्वियसली बर्डन शिफ्टिंग नहीं हो सकती। इनडायरेक्ट टैक्सेस में बताओ। सो वन ऑफ द एग्जांपल, जो मेजर एग्जांपल है वो क्या है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। जीएसटी बेटा फुल फॉर्म सही लिखना, सीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, जीएसटी की फुल फॉर्म बताओ। और उसके अंदर, हाँ अब सुनो तो सही, फुल फॉर्म में क्या था, बच्चों को वो क्या है, बच्चा इतनी गहराई में कहाँ जाता है, अरे छोड़ना, क्या है? गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। देयर आर 4 ऑप्शंस, एक गुड एंड सर्विस टैक्स, एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एक जनरल सेल्स टैक्स।
ठीक है, तो बहुत सारे आए और द आंसर इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है बच्चों, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें हर चीज के लिए रेडी रहना है। सो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अच्छा, इसके अलावा वैट। अच्छा, वैट के बारे में बात करी आप लोगों ने, वैल्यू एडेड टैक्स होता है, ये पता है ना सबको बच्चों। जीएसटी आने से पहले वैट लगता था, आज लगता है? लगता है, 2 प्रोडक्ट पर लगता है। कौन से प्रोडक्ट पर? दो प्रोडक्ट है जिसमें वैट लगता है बेटा, सुनना ध्यान से इधर। एक पेट्रोलियम आइटम्स और दूसरा एल्कोहलिक लिक्कर पर और पेट्रोलियम पर आज भी क्या लगता है? वैट। बताऊं क्या है उसका रीजन है? वैट की कलेक्शन जाती थी सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को। किसको जाती है? जीएसटी की जो कलेक्शन है वो आधी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है और आधी, तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने उस वक्त मना कर दिया जब लिक्कर के ऊपर भी क्या बात हो रही थी जीएसटी लगाने की, तो उन्होंने बोला क्या, अरे मैक्सिमम रेवेन्यू तो हमें उसी से ही आता है भाई। गवर्नमेंट को, दिल्ली गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, एक एग्जांपल देखें तो दिल्ली गवर्नमेंट के खर्चे निकल ही अल्कोहलिक लिक्कर से रहे हैं तो अल्कोहलिक लिक्कर के जो रेवेन्यू है वो किसको चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट्स को चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट्स ने साफ बोल दिया नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, आधा आधा, हाँ लिक्कर हमारा होगा भाई सो लिक्कर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर डिसीजंस लेने का काम भी किसको दे दिया? स्टेट्स को। इसीलिए कुछ स्टेट्स अल्कोहलिक लिक्कर को अपने स्टेट के अंदर ट्रेडिंग के लिए ही इलीगल मान लेते हैं कि वो अलाउड ही नहीं है, कंजम्पशन ही अलाउड नहीं है। ठीक है, जैसे गुजरात हो गया, बिहार में भी अनाउंस किया, तो इस तरीके से बहुत सारे स्टेट्स में किया जा सकता है। ठीक है, वो स्टेट्स अपने आप डिसीजन लेंगे। ठीक है, अब वो देखो, मैं ये कह सकता हूं कि ऐसे बोला गया, बट ऐसा है नहीं, कंजम्पशन खत्म नहीं हुई है वहां पर। ठीक है, वहां पर अभी भी कंजम्पशन हो रही है, इससे ब्लैक मनी राइज हो गई है बल्कि। तो मुझे नहीं पता कि उसके बिहाइंड क्या उनका रीजन था, बट मैं ये कह सकता हूं कि ब्लैक मनी, वन ऑफ द ब्लैक मनी, एक ब्लैक मनी बहुत बड़ी बढ़ रही है वहां पे सारा पॉलिटिशियंस को ब्लैक मनी पहुंच रहा है, बहुत बड़ा अमाउंट। क्यों? क्योंकि जो ये लोग कर रहे हैं, आपने वो मूवी देखी है वो कौन सी रेड नहीं बेटा, रईस एक मूवी आई थी, उसके अंदर ना वो गुजरात के ऊपर ही मूवी थी। सुनना हमने भी शाहरुख खान को नहीं देखना, हमारा मेन मकसद कंटेंट के ऊपर था उसके। तो उस मूवी में गुजरात में उसमें दिखाया गया कि वो इलीगल अल्कोहलिक लिकर की क्या होती है? ट्रेडिंग होती है। वहाँ पे अलाउड नहीं है, बट वो लोग क्या करते हैं, वहाँ के माफिया लोग क्या करते हैं? पॉलिटिशियंस की हेल्प से, ठीक है, वहाँ पर लिकर मंगवाते हैं, लोगों को पहुँचाते हैं, खरीद बेच चल रहा है, 3 गुना रेट पे चल रहा है, डबल रेट पे चल रहा है, तो सब कुछ वहाँ पे हो रहा है। और आपको पता है इससे क्या हो रही है? ब्लैक मनी। क्या हो रही है? ब्लैक मनी। ये सिर्फ ब्लैक मनी को बढ़ावा दे रहा है और कुछ नहीं। तो हमें नहीं पता, मैं नहीं कहूँगा कि क्या पर्पस था इसमें सरकार का। ठीक है, हमने क्यों बोले बिहार ने भी ऐसा डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि अल्टीमेटली देखो, ऐसा हो नहीं सकता कि वो वहाँ पे कंजम्पशन ना हो रही हो। ठीक है, तो इलीगल ट्रेडिंग धड़ल्ले से हो रही है और वहाँ पे बल्कि ब्लैक मनी राइज हो गई, माफिया लोग और बढ़ गए हैं वहाँ पर, क्योंकि उनका काम हो गया ना यार, मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो गया। अरे यार यही काम करो, खरीदो बेचो, ट्रेडिंग करो और वहाँ पे लोगों को पहुँचाओ। तो ये एक वन ऑफ द रीजन है जो मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पे उन लोगों ने ऐसा बोला। बट परमिशन किसके हाथ में है? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। और आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से टैक्स रेट लगाता है। जी हाँ, वैट जो है अल्कोहलिक लिकर पे हर स्टेट के अंदर अलग अलग है। दिल्ली के अंदर अलग, हरियाणा में अलग, यूपी में अलग। और इस वजह से इस लिकर के प्राइसेस हर स्टेट में क्या मिलेंगे? अलग अलग। इसी तरीके से पेट्रोलियम के प्राइसेस, किसके? पेट्रोलियम के प्राइसेस भी आपको हर स्टेट में अलग अलग मिलेंगे, बिकॉज वैट रेट का डिफरेंस हो सकता है। किसका? वैट रेट। दिल्ली में अलग है, हरियाणा में अलग है और सब जगह पे अलग अलग है। मेरी बात समझ में आ रही है? वैट 2 प्रोडक्ट पर जिंदा है। आप लोग एक जगह पे लिखो, यहां पे साइड में लिख लो कि वैट जो है अभी भी कौन से 2 प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर जिंदा है। देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर, देखो क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यूज पूछा जाएगा, तो इसके अंदर वन ऑफ द क्वेश्चन ऐसा बन सकता है क्या कि वैट किस किस पर लगता है आज भी। तो 2 प्रोडक्ट्स हैं, 1 अल्कोहलिक लिकर एंड सेकंड पेट्रोलियम आइटम्स। पेट्रोलियम आइटम्स में सिर्फ पेट्रोल ही नहीं आता, हाई स्पीड डीजल भी आता है, नेचुरल गैस भी आता है, सीएनजी, वो भी इसी में ही आती। अच्छा, जीएसटी के अलावा वैट की बात करी हम लोगों ने। वैट की जो कलेक्शन है आज के टाइम पर वो स्टेट गवर्नमेंट ही रखती है और वो 2 प्रोडक्ट्स ही रह गए हैं। पहले तो वैट लगता था, ठीक है, और वैट वाज इनडायरेक्ट टैक्स। क्या करते थे? जब जब सेल होती थी, बर्डन क्या करते थे? शिफ्ट किसके ऊपर? कस्टमर पर। कस्टमर से लेता थे और गवर्नमेंट को देते थे। बट वैट में एक वैट में ना और जीएसटी में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, जो जीएसटी में सब सही हो गया, वो क्या कि जीएसटी में
पूरे देश भर में एक ही टैक्स रेट लगता है एक प्रोडक्ट पर। क्या? एक ही टैक्स रेट। कैस्केडिंग वगैरह मैं आपको समझाऊंगा, बट अभी पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताना चाह रहा हूं वो ये यूनिफॉर्मिटी। पूरे देश भर में एक ही टैक्स रेट है। अगर मैं इस पेन के ऊपर बात करूं तो पेन का जीएसटी का रेट दिल्ली में भी यही है, हरियाणा में भी यही है, यूपी में भी यही है, पंजाब में भी यही है, हर स्टेट में यही है। जबकि पहले क्या होता था, वैट के रेट्स हर स्टेट में क्या होते थे, अलग अलग। लोग क्या करते थे, ट्रेडिंग करने के लिए वहां चले जाते थे, उनको बचत होती थी इससे। लोग गाड़ी खरीदने के लिए BMW और मर्सिडीज आपने देखा होगा, HR नंबर हमेशा होता था कि यार दिल्ली में कोई शोरूम नहीं थे, बट वहां पर क्यों वहां पर जाते थे लोग? क्योंकि वहां पर वैट के रेट्स कम थे। इस वजह से लोग क्या करते थे, BMW मर्सिडीज लेने के लिए कहां चले जाते थे, हरियाणा के शोरूम से खरीदते थे, वहां पे वैट कम पड़ता था। अगर 5% का भी कम पड़े, 50 लाख की गाड़ी है तो भाई 2.5 लाख रुपए की बचत हो गई। 2-3 साल का पेट्रोल निकल गया, पेट्रोल निकल गया। यस और नो? हाँ, कौन सा? पेट्रोलियम आइटम्स बेटा, सॉरी। अब ठीक है, अब इधर देखो। अच्छा, इसके अलावा वैट के अलावा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, क्या बोला मैंने? सेंट्रल एक्साइज। बेटा ये भी सुनो, मच्छर बहुत आ रहे हैं। सेंट्रल एक्साइज, एवरीवन, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पहले लगता था, यह भी खत्म हो गया। किस पे लगता था? गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग पर। किस पे लगता था? गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग। अगर हमारे देश के अंदर गुड्स मैन्युफैक्चर होंगे तो उस पर क्या लगेगा? जीएसटी। गुड्स है, ओ सॉरी, क्या बोल दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं, सेंट्रल एक्साइज। मैं सेंट्रल एक्साइज की बात कर रहा था। मैन्युफैक्चरिंग पर क्या लगेगा? सेंट्रल एक्साइज। तो हमारे देश में गुड्स मैन्युफैक्चर होंगे तो उसके ऊपर क्या लगेगा? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अब खत्म हो चुका, फिनिश, क्योंकि अब क्या आ गया? जीएसटी। जीएसटी ने सबका मर्डर कर दिया है। किसका मर्डर कर दिया है? एक्साइज ड्यूटी का, वैट का, परचेज टैक्स का, एंट्री टैक्स का, ठीक है, और भी बहुत सारे टैक्सेस जिसके बारे में बात करूंगा, सर्विस टैक्स वगैरह, बहुत सारे। 18 टैक्सेस। कितने पढ़ेंगे हम? 18 टैक्सेस। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आज भी जिंदा है 2 प्रोडक्ट पर। कितने प्रोडक्ट पर? 2। पहला, पेट्रोलियम आइटम्स। फिर से ऐसे नहीं है, पेट्रोल के क्यों बोलते हैं पेट्रोल के रेट इतने महंगे हमारे देश के अंदर ही क्यों है ज्यादा? क्योंकि हमारे देश में 50 रुपए से ऊपर के टैक्स हैं। 96 रुपीज का पेट्रोल है अगर, ठीक है, आज बिक रहा है 96 का, तो 40 to 50 रुपीज का टैक्स है। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंजॉय कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी इंजॉय कर रही है। कैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग पे ले लेती है, पेट्रोल मैन्युफैक्चर हुआ, मैन्युफैक्चर होने के बाद जब बिकेगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा? वैट। बेटा बिका तो वैट, मैन्युफैक्चर हुआ तो एक्साइज ड्यूटी। मैन्युफैक्चर पे एक्साइज ड्यूटी की कलेक्शन किसके पास जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वाज इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा हक रखती है पेट्रोलियम पर, ठीक है। मैन्युफैक्चर हुआ, मैन्युफैक्चर होने के बाद पेट्रोलियम एक्चुअली पहले तो इंपोर्ट हुआ, क्रूड आया, वो क्रूड होता है। क्रूड के अंदर फिर उसके अंदर क्या करते हैं? प्रोसेसिंग होती है, ऑयल रिफाइनरी में जाता है वो, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग वगैरह करने के बाद हमारे सामने आता है, उसके अंदर जो पेट्रोलियम में प्रोसेसिंग की जाती है उस प्रोसेसिंग को ही मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। वो जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उस मैन्युफैक्चरिंग पर एक्साइज ड्यूटी आज भी लगती है, ठीक है। तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की कलेक्शन किसके पास जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इज दैट क्लियर? और फिर उसके बेचने पर क्या लगता है? वैट, है ना। 50 रुपए भाई, 96 रुपीज का अगर आज पेट्रोल बिक रहा है पर लीटर, तो उसमें 40 to 50 रुपीज, अंदाजन 40 to 50 रुपीज के टैक्सेस हैं। और वो ये वन ऑफ द रीजन है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लग रहा है, सब कुछ लग रहा है। करो, एंजॉय करो। पेट्रोलियम पर नहीं, अभी बता रहा हूं, अभी तो मैंने एक बात बोली। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के अलावा और, सॉरी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और किस पे लगता है? पेट्रोलियम के अलावा एक और प्रोडक्ट है जो नशे के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। जैसे वन ऑफ द प्रोडक्ट इज लिकर एंड सेकंड हम भूल गए टोबैको, ठीक है। अगर हम बात करें टोबैको की, सिगरेट्स की, भाई इसमें कहाँ कोई रुकावट है, ठीक है। जितना मर्जी उसके अंदर वो क्या है, गंदी गंदी तस्वीरें लगा देते हैं वो, हाँ, और मुकेश की ऐड डाल देते हैं, ठीक है, और राहुल द्रविड़ की ऐड आती है, रन आउट ना हो जाना, बहुत कुछ करती है गवर्नमेंट, नहीं। बट क्या उससे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं, डिमांड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अल्टीमेटली डिमांड बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है। तो एक्चुअल में टोबैको के ऊपर गवर्नमेंट ने कहा देखो ऐसा है। अच्छा, जब बात हो रही थी जीएसटी लगने की तो उन्होंने कहा कि देखो लिकर पे आपने अपनी दादागिरी कर ली ना,
किसने बोला? लिकर का रेवेन्यू किसके पास जा रहा है? ठीक है, तो उन्होंने बोला देखो टोबैको हमारा कर, सेंट्रल गवर्नमेंट का टोबैको हमारा, लिकर तुम्हारा। ठीक है जी, आधा आधा बांट लेते हैं, एक नशा तू रख, एक हम एंजॉय करेंगे मिल बैठ के भाई भाई। तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी टोबैको पे लगता है और वो कलेक्शन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। किसको जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो एक जगह लिखो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आज भी लगता है और वो 2 प्रोडक्ट्स पे लगता है। पहला पेट्रोलियम आइटम्स, दूसरा टोबैको। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज है कि नहीं, और इसके ऊपर एमसीक्यूज क्वेश्चन भी पॉसिबल है इजीली। तो जीएसटी, वैट, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप कह रहे हो सर मैं आपके दिमाग में आना चाहिए सर ये इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है, वो तो रीजन बताओ। एक बात बताओ ना, मैं अगर गुड्स मैन्युफैक्चर करूंगा, मैन्युफैक्चर करने के बाद बेचूंगा, अगर मैं अपना बर्डन शिफ्ट नहीं करूंगा तो मैं कमाऊंगा कैसे? बोलो हाँ या ना। क्योंकि गवर्नमेंट तो एक्साइज ड्यूटी किससे ले रहा है? मैन्युफैक्चरर से। किससे ले रहा है? मैं मैन्युफैक्चर करने के बाद प्रोडक्ट बेचूंगा तो रेवेन्यू नहीं कमाऊंगा, तो अपना एक्साइज ड्यूटी का बर्डन अगर शिफ्ट नहीं करूंगा तो मैं कमाऊंगा कैसे? जो मैंने एस्टिमेट प्रॉफिट किया था, अगर मैं अपना एस्टिमेटेड प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा तो मैं अपने फैक्ट्री के खर्चे निकाल ही नहीं पाऊंगा। और इसी रीजन से एक्साइज ड्यूटी की मैं बर्डन क्या कर दूंगा? शिफ्ट। किसके ऊपर? अपने कस्टमर के ऊपर। दैट इज व्हाई एक्साइज ड्यूटी इज आल्सो एन इनडायरेक्ट टैक्स। ये सारे हम बर्डन शिफ्ट करते ही करते हैं, जीएसटी, वैट, एक्साइज ड्यूटी, इसके अलावा कस्टम ड्यूटी। दोस्तों किस पर लगता है कस्टम ड्यूटी? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है कोई बात नहीं। कस्टमर से छूटता उसका एजेंट छुड़वाता है। कोई बाहर से अगर 2-3 आईफोन ले आए तो पकड़ लेते हैं। बिल्कुल वही, वो एक्चुअल में क्या है, गुड्स इंपोर्ट पर, दोस्तों गुड्स इंपोर्ट पर क्या लगता है? कस्टम। अच्छा बस हाँ, वेरी गुड। अब इधर देख लेते हैं। बेटा अभी तो कोई सीरियल स्टार्ट ही नहीं हुआ। हाँ टाइम नहीं, 9 बजे बिग बॉस तो 9 बजे स्टार्ट, कितने बजे होता है? तो अभी से चर्चा हो रही है उसके बारे में, तो इधर ध्यान देते हैं। एक्साइज ड्यूटी के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा, कस्टम ड्यूटी की बात कर रहे हैं। इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर क्या लगता है? कस्टम ड्यूटी। जब भी मैं कोई गुड इंपोर्ट करता हूं तो उस पर हम कस्टम ड्यूटी पे करते हैं। समझ गए बात? और क्या एक्सपोर्ट पे भी कस्टम ड्यूटी देते हैं? देखो कानून में तो लिखा है कि एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी देते हैं, बट क्या देना चाहिए? अगर एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी हुई तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे? महंगे। और अगर महंगे हो गए तो भाई हमारे प्रोडक्ट खरीदेगा कौन मार्केट में? हमारे प्रोडक्ट किस लिए खरीदे जाते हैं? बताओ किस वजह से खरीदे जाते हैं? क्वालिटी बहुत अच्छी है? अरे नहीं, प्राइसेस की वजह से खरीदे जाते हैं। सस्ते चीजें खरीदी जाती हैं, इस वजह से हमारा कंपटीशन नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका इनके साथ होता है। हमारा कंपैरिजन जर्मनी के साथ नहीं होता है, हमारा कंपैरिजन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के साथ नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि ऑब्वियसली उनको फर्क नहीं पड़ता, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो अपनी क्वालिटी पर फोकस करते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि भाई चीज खरीदनी है नहीं खरीदनी, भाड़ में जाओ। ठीक है, बट हमारे देश को क्या चाहिए? एक्सपोर्ट चाहिए, उनको एक्सपोर्ट चाहिए, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट चाहिए। और इस वजह से हमारा देश, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को एंकरेज करता है कि कस्टम ड्यूटी ना लगाओ, कस्टम ड्यूटी ना लगाओ। हाँ, अब फिर भी एक्सपोर्ट ड्यूटी क्यों बोला जाता है कि कस्टम ड्यूटी क्यों लगती है एक्सपोर्ट पर? क्योंकि जब कोई प्रोडक्ट की जरूरत हमारे देश के अंदर होती है तो बिजनेसमैन जो आदमी होता है ना, वो क्या करता है? उसको तो अपने बिजनेस का मतलब है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इंडिया में काल बड़ी हुई है उस चीज की और वो क्या कर रहा है? प्याज को एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता इंडिया में उस चीज की जरूरत है, वो नहीं देख रहा, वो क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है। उसको पैसे छापने से मतलब है, उसको क्या है? मेरे को तो बिजनेस करना है भाई। ठीक है, अब वो एक्सपोर्ट कर रहा है और वो चीज यहां पर रो रहे हैं लोग उस प्रोडक्ट के लिए, इंडिया में जरूरत है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगा देती है। क्या कर देती है? ड्यूटी लगा देगी। ड्यूटी लगा देगी तो चीजें क्या हो जाएंगी? महंगी। अब देखो बिजनेसमैन को तो रोक नहीं सकते ना एक्सपोर्ट करने के लिए कि इंडिया में जरूरत है, वो कहेगा मेरे को क्या फर्क पड़ता है इंडिया में जरूरत है, वो क्या करेगा? मुझे तो बिजनेस करना है भाई, मुझे वहां से कॉल आया, ऑर्डर आया, मैं तो बेच दूंगा। अब जैसे वही था, क्या नाम है, ये कोरोना में जब वैक्सीन और इनके लिए हो रही थी, इसके लिए क्या हो रहा था? बिजनेसमैन बंदा बिजनेस करने की कोशिश कर रहा था, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि इंडिया में वैक्सीन की जरूरत है। अब इंडियन गवर्नमेंट देखेगी अपने आप, हम तो क्या करेंगे? एक्सपोर्ट, हम एक्सपोर्ट करेंगे वैक्सीन और बहुत सारी चीजें जो भी यहाँ पे बन रही थी, जैसे क्या कहते हैं, हाँ मास्क हो गया और ठीक है, तो बेसिकली बहुत सारी चीजें जो भी जरूरत पड़ रही थी वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, उनको फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया में क्या जरूरत है। और वो ठीक भी है, एक कस्टम ड्यूटी तभी लगानी चाहिए जब कोई प्रोडक्ट की जरूरत हो हमारे देश में, और ऐसा ही लगता है। इसके अलावा और कौन सा टैक्स रह गया? सर्विस टैक्स। बेटा सर्विस टैक्स भी पहले होता था, ये सबके मर्डर हो गए बेटे, कस्टम ड्यूटी जिंदा है। हाँ,
सब नहीं, कस्टम ड्यूटी जिंदा है, पूरा इंटैक्ट, ठीक है। और सर्विस टैक्स जो है उसका मर्डर हो चुका है, ठीक है। हाँ, ये वैट का कह सकते हो, वैट का सेंट्रल एक्साइज का हाफ मर्डर हुआ है, ठीक है, क्योंकि मतलब अभी भी आखिरी सांसें जी रहे ना, वैट भी अभी जिंदा है, सर्विस टैक्स भी, सॉरी सेंट्रल एक्साइज भी जिंदा है। अभी हटा है ना मुंसिपल क्या कंप्लीटली सर्विस टैक्स, जैसे रेस्टोरेंट में सर्विस टैक्स बेटा? नहीं, रेस्टोरेंट में सर्विस टैक्स 2017 से ही हट गया था। बट ये अभी तक लास्ट एक नवंबर में भी नोटिफिकेशन निकला था कि नवंबर तक आप लगा सकते हो। नहीं बेटा नहीं, सर्विस चार्ज की बात हो रही होगी, तू सर्विस चार्ज कह रहा है यार। ये कंफ्यूजन हमेशा रहती है आप लोगों को। रेस्टोरेंट जो सर्विस चार्ज लेते हैं वो रेस्टोरेंट अपने कलेक्शन के लिए लेते हैं, गवर्नमेंट का उससे कोई लेना देना नहीं है। वो जानबूझ के ऐसा कंफ्यूज्ड वर्ड रखा गया चार्ज, जिससे तुम्हें क्या लगेगा कि ये टैक्स है। अरे टैक्स नहीं है यार, ये वो बताऊं क्या होता है, वो अल्टीमेटली क्या होता है, आपको लगता है अरे चार्ज है, अरे टैक्स है, टैक्स है, क्योंकि हमारे घर वालों को भी नहीं पता, ठीक है। बट हम जैसे, अब जैसे मुझे पता है, मैं तो जब ऐसा किसी ने किया ना, मैं तो बुरी हालत कर देता हूं, ठीक है। हाँ, वो बात और है कि उनके पास वॉलंटरी राइट है, अगर वो बाहर रिसेप्शन पे ही लगा के रख देना कि वी लेवी सर्विस चार्ज, इसका मतलब क्या है कि भाई आना है आओ, नहीं आना है तो भाड़ में जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्लियरली कह रहे हैं हम तो सर्विस चार्ज लगाएंगे। तो फूड के प्राइसेस पर वो बताऊं क्या कहना चाहते हैं, वो कहते हैं कि सर्विस आप क्यों रिमूव करना चाहते हो, हम लोग तो ये रेस्टोरेंट के जो सर्विस वाले हैं उनको देते हैं। तो भाई तुम सैलरी नहीं देते उनको सैलरी नहीं देते हो ना, तो उनको सर्विस चार्ज अगर देना भी है 750 रुपए का सर्विस चार्ज, मतलब ऐसा क्या सर्विस चार्ज भाई दे रहे हो? नहीं, बड़ा बड़ा अजीब लगता है भाई, कौन सा सर्विस चार्ज है भाई ऐसा? तो 750 हमारी जेब से, ठीक है। तो कई बार बड़ा अजीब लगता है 20% सर्विस चार्ज, कोई 15 लगा रहा है, कोई 10 लगा रहा है। तो वो सर्विस चार्ज इज ओनली फॉर रेस्टोरेंट, वो रेस्टोरेंट के लिए, ठीक है। ये कंफ्यूजन में कभी मत रहना, और आप वो रिमूव करवा सकते हो, ये वॉलंटरी राइट है आपका, ठीक है। अब आप सीए स्टूडेंट बन रहे हो, मतलब बन चुके हो, अब सीए की जर्नी में देखो, सीए स्टूडेंट अभी तक आप बने नहीं थे, एक्चुअल में सीए स्टूडेंट अब आप बनोगे जब इंटरमीडिएट में आप एग्जैक्टली आपकी जो फाउंडेशन एंट्रेंस क्लियर होने के बाद क्लासेस ले रहे होगे, सीए इंटरमीडिएट, नाउ यू आर सीए स्टूडेंट। एक्चुअल में सीए की अभी तक एंट्री कहाँ हुई है? बच्चा क्या कर रहा है? सीए कर रहा है। सीए नहीं कर रहा, सीए की एंट्री दे रहा है अभी। तो सीए की एंट्री होगी 1 महीने बाद, पता चलेगा, ठीक है, जब रिजल्ट आएगा। होपफुली सब पॉजिटिव होगा, डोंट वरी, सब पॉजिटिव होगा। बट कहने का मतलब ये है कि हमें ये नहीं सोचना कि हाँ, मैं होता ना हवा में सीए बन गए, सीए फाउंडेशन के, नहीं बने, अभी तो सीए की एंट्री हुई है। सीए तो बनने की जर्नी अब स्टार्ट होगी इंटरमीडिएट से। क्या कह रहे हैं? तो सर्विस टैक्स पहले लगता था दोस्तों सर्विसेज पर, सुनना ध्यान से, सर्विसेज पर, अब खत्म, कंप्लीटली खत्म। 2017 में ही खत्म हो गया था जब जीएसटी आया था। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी आ गया था, पता है? 1 जुलाई 2017 से, उसके बाद से सर्विस टैक्स खत्म हो गया था, ठीक है। और इसके आगे मैं लगा देता हूं एटसेट्रा, नोट करो इसको फटाफट। किया सबने नोट? हाँ बेटा, वो सब बताऊंगा, तो चिंता क्यों कर रहा है? पहली क्लास में ही सारा कुछ सीखना है बेटे, सारा कुछ सीखेगा, सब बता दूं 0 से एंड तक। वेट करना बेटा, सब कुछ कराएंगे यार, तू चिंता ना करो। देखो, अगर आप जानना चाहते हो, ठीक है, तो कुछ चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करके बात कर सकते हैं। बट हम लोग, जो आपको पता है वो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बाकियों को उसके बारे में अभी नॉलेज भी नहीं है। अगर मैं सिर्फ तुझे बताऊंगा तो वे बाकी बच्चे कहेंगे बात क्या हो रही है। इज दैट क्लियर? तो अगर तुझे कोई बात ऐसे अलग से करनी है तो क्लास के बाद कर सकते हैं ना, है ना, ठीक है। अब इधर ध्यान देना, अभी धीरे धीरे करके हम लोग उस टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा टैक्स में डिडक्शंस बता दो, अरे भाई अभी स्टार्ट तो होने दो। एटीसी, अभी देखो इसको एटीसी, इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, बहुत सारी प्लानिंग्स हैं। अभी पहली क्लास, और पहली क्लास में सब कुछ नहीं ना, वेट करो, ठीक है। अब इधर देखो, एक लिखो, राइट डाउन हेडिंग टैक्सेबल इवेंट, एक हेडिंग लिखो टैक्सेबल इवेंट। अच्छा, ये बात तो कंफर्म हो गई कि डीटी और आईडीटी में क्या डिफरेंस है? डायरेक्ट टैक्स, क्या डायरेक्ट टैक्स बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, और इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव और इनडायरेक्ट टैक्स पार्शियली रिग्रेसिव, नॉट प्रोग्रेसिव कह लो या पार्शियली रिग्रेसिव। डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्टली, बेटा इनडायरेक्टली। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्टली प्राइस ऑफ कमोडिटी को इफेक्ट करता है, और इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली इफेक्ट करता है। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स में सीबीडीटी कौन है? सीबीडीटी। और इनडायरेक्ट टैक्स में
एग्जाम्पल्स में इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और वहां पे जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। बेटा बता दूं 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है सीए इंटर के अंदर, तो हम लोगों ने शुरुआत ही किससे करी है? 4 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है, क्योंकि वो एग्जाम में आ चुका है। अब क्या होता है, जनरली बच्चों को ये लगता है पहली क्लास, उसमें ऐसा क्या आने वाला है एग्जाम में, बट आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। कई बार क्या होता है कि कभी कोई मुश्किल क्वेश्चन और बीच में ऐसा डीटी वर्सेस आईडीटी, वो बच्चा कहता है अरे क्या बात है क्या बात है, नहीं ये वाला सबसे पहले करूंगा तो एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, बट कई बार क्या होता है वो बच्चा पढ़ के ही नहीं जाता, फिर उसको एग्जैक्टली डिफरेंसेस याद नहीं रहते। तो इसीलिए डिफरेंसेस एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। नाउ हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसको बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट। क्या बोलते हैं? टैक्सेबल इवेंट नाम से क्या लगता है? ऐसा इवेंट जिन पे टैक्स लगेगा। ऐसा इवेंट जिसकी वजह से टैक्स लगेगा, ऐसा इवेंट जिसकी वजह से टैक्स लगेगा, उसको क्या बोलेंगे? टैक्सेबल इवेंट। राइट डाउन अंडर दिस। An event or situation which gives rise to tax liability. An event or situation which gives rise to tax liability is called as taxable event. ऐसा इवेंट या ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से टैक्स लायबिलिटी क्या होता है? अराइज होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? टैक्सेबल इवेंट। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये मैं लिख देता हूं टैक्स और ये है वो इवेंट, ठीक है, ये है वो टैक्स और ये है वो इवेंट। मैं बात करता हूं सबसे पहले इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स क्यों लगता है? जब आप इनकम अर्न करते हो, सिर्फ इनकम। देयर आर 2 टाइप ऑफ इनकम्स, 1 टैक्सेबल इनकम, 2 एग्जेम्प्ट इनकम। अब देखो, अब मैं धीरे धीरे करके छोटी छोटी बातें बताता रहूंगा, क्योंकि अभी हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो मैं आपको जीरो से एक एक करके बता रहा हूं। जैसे इनकम आर ऑफ 2 टाइप्स, 1 इज टैक्सेबल, अदर इज एग्जेम्प्ट। टैक्सेबल मतलब वो इनकम जिसपे क्या लगता है? टैक्स। और कुछ ऐसी इनकम्स भी होती हैं जिसपे टैक्स नहीं लगता है, जैसे कि वन ऑफ द एग्जांपल इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर काम करने पर जो आप इनकम कमाते हो उस पर टैक्स नहीं लगता है। इज दैट क्लियर? सिर्फ एग्रीकल्चर से जो फार्मर्स इनकम कमाते हैं उनको इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है। एग्रीकल्चर करते हो इनकम टैक्स नहीं है। बट अगर मैं कहूं बिजनेस कर रहा हूं, कोई और काम कर रहा हूं, नॉन एग्रीकल्चर, तो उस पर टैक्स है। सो बेसिकली इनकम्स आर ऑफ 2 टाइप्स। अच्छा, एक और एग्जांपल है, जैसे आपको ये बात तो पता ही होगी कि वैसे जो नॉर्मली 2.5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं देना होता, पता है आपको? 2,50,000 रुपीज तक की इनकम पे टैक्स नहीं देना होता। इसके अलावा 2,50,000 पे अगला 2.5 लाख रुपए जो होता है, यानी 5 लाख रुपए तक की इनकम पे गवर्नमेंट की तरफ से क्या दी जाती है? रिबेट दी जाती है। क्या दी जाती है? अब जब ये रिबेट वाला कॉन्सेप्ट आया था ना दोस्तों, गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस कर दिया कि गवर्नमेंट ने नहीं, न्यूज में क्या आया? 5 लाख रुपए तक टैक्स एग्जेम्प्ट है। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा, 5 लाख तक टैक्स एग्जेम्प्ट नहीं है। गलत जवाब ये है कि 2.5 लाख तक ही एग्जेम्प्ट है। स्लैब में 2.5 लाख ही आया, तो फिर बाकी के 2.5 लाख पर क्या है? वो 2.5 लाख पर रिबेट है। रिबेट मतलब टैक्स में छूट दी गई है, और रिबेट पाने के लिए आपको आईटीआर फाइल करनी होगी। क्या फाइल करनी होगी? आईटीआर। आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न। सुना है इसके बारे में? सो इनकम टैक्स रिटर्न में हम लोग क्या समझते हैं कि हम पिछले साल की गवर्नमेंट को, पिछले साल की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को हम लोग देते हैं कि हम लोगों ने पिछले साल क्या कमाया था। व्हाट वाज आवर इनकम प्रीवियस ईयर में, पिछले साल इनकम हम गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देते हैं। कब देते हैं? नेक्स्ट ईयर में। बच्चों, एक होता है प्रीवियस ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर मतलब वो ईयर जिस ईयर में हम इनकम कमा रहे हैं, और उसकी इंफॉर्मेशन हम कब देते हैं? अगले साल। आपने कभी सुना होगा आईटीआर फाइल करने वाला ईयर, ठीक है। अब ये मान लो आईटीआर फाइल करना है 31 जुलाई। कब फाइल करना है? 31 जुलाई। आईटीआर की ड्यू डेट आएगी 31 जुलाई को। तो 31 जुलाई को जो आईटीआर भरोगे वो किस साल की इनकम को शो करोगे? इस साल की जो चल रहा होगा। अरे साल खत्म ही कहा हुआ, तो इनकम कहां पता चली तुम्हें? तो किस साल की डिटेल दोगे? पिछले साल की। किस साल की डिटेल दोगे? पिछले साल। इट्स कॉल्ड एज प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर की इनकम
क्या कमाई थी, वो प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन हम लोग कब देते हैं? असेसमेंट ईयर में देते हैं। इज दैट क्लियर? असेसमेंट ईयर क्यों बोलते हैं उसको? वो ईयर जिसमें हमारी इनकम असेस होती है। क्या होती है? असेस, यानी कंप्यूटेशन कौन करता है? डिपार्टमेंटल ऑफिसर, उसको बोलते हैं असेसिंग ऑफिसर। क्या बोलते हैं? किसकी करता है? असेसी की। किसकी करता है? असेसी इज अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। मतलब हम जैसे लोग, अगर मेरी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है साल भर में, तो आई विल बिकम एन असेसी टूवर्ड्स गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के हम असेसी बन गए, मतलब गवर्नमेंट की नजरों में हम असेसी हैं, हमें टैक्स देना चाहिए। अगर मेरी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो मुझे टैक्स देना चाहिए, ठीक है? यानी मुझे अगले साल क्या भरनी है? आईटीआर। अगले साल जब मैं आईटीआर भरूंगा तो उसमें किस साल की इनकम दिखाऊंगा? पिछले साल की। सो इसके अंदर मैं अभी आगे यहां पर अभी इनकम टैक्स के बारे में अभी बता रहा हूं। इसमें एक चीज मेरे को समझानी बहुत जरूरी है, विच इज प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट एंड असेसमेंट ईयर। हम लोगों ने बात छेड़ी है, तो असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर में क्या फर्क होता है? असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में हम आईटीआर फाइल करते हैं। दोस्तों क्या फाइल करते हैं? आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम का चिट्ठा गवर्नमेंट को देते हैं। सर हम गवर्नमेंट को ये बताते हैं हम लोगों ने पिछले साल क्या कमाया था। किस साल की? पिछले साल की। इसीलिए प्रीवियस ईयर होता है और एक होता है असेसमेंट ईयर। इज दैट क्लियर? अच्छा, आपको पता है कि जो हमें टैक्स देते हैं वो टैक्स हम लोग अगले साल देते हैं जाके, या पिछले साल में ही दे देते हैं? जैसे जैसे कमाते हैं वैसे वैसे देते हैं, या अगले साल देते हैं? गलत जवाब, हम साथ साथ ही देते हैं। आज के टाइम में गवर्नमेंट ना तुम पे भरोसा ही नहीं करता। हमें कह रहा नहीं नहीं नहीं, ये लोग टैक्स देंगे, कमाने के बाद देंगे। हाँ। मतलब सोचो ना, पैसे आए हाथ में, जेब में पैसे बढ़े और गवर्नमेंट कह रही है टैक्स दो। जेब में पैसे बढ़े, गवर्नमेंट कह रही है टैक्स दो, अच्छा ही नहीं लग रहा निकालना, नहीं देते ना, नहीं मन कर रहा। देखिए देखो, ऐसे ऐसे सारे ये सिर्फ अकेला नहीं, सब है। तुम्हारे हाथ में पैसा पड़ा है 5-7 लाख रुपए, 5-7 लाख रुपीस तुम्हारी पॉकेट में पड़े हैं, और गवर्नमेंट को निकाल के 50,000 रुपए देने हैं। कितने देने हैं? 50,000। नहीं मन करेगा? करेगा? 50,000 रुपए देने हैं गवर्नमेंट को। आप कहोगे हाँ गवर्नमेंट करती क्या है हमारे लिए? हाँ, यही दिमाग में फीलिंग आएगी, क्या गवर्नमेंट करती क्या है हमारे लिए? 50,000 रुपए दे दें, हम ही देने नहीं देंगे हम। बोलो हाँ या ना? नहीं देंगे हम। इसीलिए गवर्नमेंट को ना तुम पे विश्वास ही खत्म हो गया। तो उन्होंने कहा कि तुमसे लेना ही नहीं। अब यार गवर्नमेंट बताओ, 140 करोड़ की जनता है, उस 140 करोड़ की जनता पे कैसे ट्रैकिंग करें? 140 करोड़ के लिए 140 करोड़ लोग भी तो चाहिए होंगे जो उनको देखेंगे कि भाई कितनी इनकम कमा रहा है, कहां कहां छुपा रहा है। बोलो हाँ या ना? तो ये चीज इम्पॉसिबल थी कि ये पता लगाना कि वो इनकम कितनी कमा रहा है और कितना, कैसे ट्रैकिंग कैसे करे। इसी रीजन से गवर्नमेंट ने तुमसे टैक्स लेना ही बंद कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा भाई ये छोड़ो, इनसे बात ही नहीं करनी। अब बात किससे करेंगे? एम्प्लॉयर से बात करेंगे। किससे बात करेंगे? गवर्नमेंट ने ड्यूटी डाल दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी एम्प्लॉयर की। एम्प्लॉयर को बोला भाई जब आप सैलरी दे रहे हो ना, टैक्स काट के दो। उसको बोलते हैं टीडीएस। क्या बोलते हैं? टीडीएस। सुना है इसके बारे में? टैक्स डायरेक्टेड एट सोर्स, वर्ड सुना है ये? गवर्नमेंट ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी एम्प्लॉयर की। एम्प्लॉयर को बोला एम्प्लॉयर सैलरी जब देगा ना तो टीडीएस काट के दियो। तो एम्प्लॉयर क्या कर रहा है? सैलरी दे रहा है, टैक्स काटता है और तुम्हारा टैक्स गवर्नमेंट को दे देता है। तो तुम्हारा टैक्स एडवांस में ही गवर्नमेंट के पास जा चुका है। जैसे जैसे मंथली सैलरी आ रही है टैक्स कट के आ रही है। यस और नो? आप लोगों के पेरेंट्स कोई ना कोई जॉब कर रहे होंगे, तो वो लोग जो जॉब कर रहे होंगे उनसे पूछना सैलरी में क्या कट के आता है? टीडीएस कट के आता है। इनहैंड सैलरी अलग आ रही होती है। यस और नो? और वो इसी रीजन से क्या भरते हैं? आईटीआर भरते हैं। क्या भरते हैं? आईटीआर। आईटीआर में ये डिटेल दिखाते हैं कि पिछले साल की क्या इनकम थी दोस्तों, पिछले साल क्या टैक्स बनता था, और पिछले साल का कितना टीडीएस हम डिपॉजिट करा चुके हैं। किसने डिपॉजिट किया? आपने नहीं कराया, एम्प्लॉयर ने किया। एम्प्लॉयर के ऊपर फैसिलिटी दे दी, क्योंकि तुम लोग तो दोगे नहीं ना, तो गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया? तुमसे लेना ही नहीं। तो आज के टाइम पे मुकेश अंबानी जी से बात कर रहे हैं। मुकेश अंबानी जी क्या हाल है? तो मुकेश अंबानी जी कहते हैं बहुत बढ़िया। कह रहे 6 लाख एम्प्लॉइज है। इनसे पूछा 6 लाख एम्प्लॉइज है? कहते हैं हाँ जी 6 लाख एम्प्लॉइज है। टैक्स जमा करा दिया आपने उनका? हाँ जी करा दिया। तो अब मुझे एक एक करके उन 6 लाख एम्प्लॉइज से बात करने की जरूरत नहीं है। हो गया ना मेरे लिए आसान? मैं सीधा किससे बात करूंगा? मुकेश अंबानी से। टाटा जी से बात करी, मेरी बात समझ रहे हो? टाटा जी से बात करी, 5 लाख इनके पास भी है। अदानी ग्रुप से बात करी, मेरी बात समझ रहे हो? हर एम्प्लॉयर से बात करी, सीधा एम्प्लॉई से बात करनी ही नहीं। तो तुम्हारा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास जा रहा है, टीडीएस के रूप में तुम्हारा टैक्स गवर्नमेंट के पास पहुंच रहा है। मैंने देखो ये वो बातें बोली हैं जो तुमने सुनी तो हैं, बट एग्जैक्टली तुम्हें आइडिया नहीं है कि एक्चुअली कैसे होता है। तो वो चीज आपको समझ में आ रही है कि एम्प्लॉयर जब भी अपने एम्प्लॉई को तनख्वाह देता है तो एक टैक्स काट लेता है, उसको बोलते हैं एस्टिमेटेड टैक्स। क्या काट लेगा? एस्टिमेटेड, टीडीएस के रूप में।
वो डिडक्ट करके बाद वो गवर्नमेंट को दे देगा। गवर्नमेंट को देने के बाद आप क्या करोगे, आप अपनी आईटीआर भरोगे। क्या भरोगे? आईटीआर। जब आप अपनी आईटीआर भरोगे, अगर तुम्हारा टैक्स तुम्हारे हिसाब से ज्यादा चला गया है तो तुम्हें रिफंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रिफंड। घबराने की जरूरत नहीं है, आज के टाइम पे हफ्ते में रिफंड आ जाता है बेटा। अब बहुत बहुत फर्क पड़ गया है। ये देखो, ये सोच आती है, ये सोच पहले भी थी, अभी भी है लोगों के दिमाग में, ठीक है। तो अगर नहीं आ रहा तो बेटा मैं बैठा हूं, चिंता क्यों कर रहा है, ठीक है, कंसल्टेंसी दे दियो, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर एक बात बताओ, देखो नहीं मैं एक बात बता रहा हूं कि एक्चुअल में क्या है, लोगों को यही लगता है, लोगों के दिमाग में यही होता है कि गवर्नमेंट टैक्स कहां देती है। अब जब एकदम से टैक्स पहुंच जाए गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में, मैंने अपने मेरी मदर इन लॉ, उनको ना बैंक का इंटरेस्ट आता था। क्या आता था? इंटरेस्ट, एफडी का इंटरेस्ट आता था। और उनका इंटरेस्ट, एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ नहीं है, तो उनकी डेथ होने के बाद उनके पास कुछ इंश्योरेंस का पैसा था, उनकी एफडी करवा दी गई थी, ठीक है। और मैं ऑब्वियसली, मेरी मतलब ये डेथ पहले हो गई थी, मेरी मैरिज बाद में हुई, ठीक है, उनकी ऑब्वियसली सपुत्री से। तो बाद में फिर मेरा जब शादी हो गई, उसके बाद जब मुझे पता चला कि उनको इंटरेस्ट आता है, उनको बैंक इंटरेस्ट आता है, तो वो मेरे पास आके बोलते कि एक बार चेक करना पासबुक। मैंने कहा नहीं मम्मी, ऑब्वियसली मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कह रहे नहीं तू देख तो सही। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप कहते हो तो देखा मैंने तो अब अच्छा खासा इंटरेस्ट आ रहा था, करीब 2,70,000 रुपए का ना इंटरेस्ट आ रहा था साल का। कह रहा हूँ नहीं, इतना भी ज्यादा नहीं था, सिर्फ नहीं साल का 2,70,000। वो ठीक है, वो अकेली रहती हैं तो उनका अच्छा इनकम चाहिए, ठीक है, इनकम सोर्स बढ़िया हो गया था और कुछ चाहिए भी नहीं। तो 2,70,000 उनका इंटरेस्ट आ रहा था, वो इंटरेस्ट इनकम अच्छी कमा रहे थे। तो मैंने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या होता है, बैंक वाले इंटरेस्ट पे टीडीएस काटते हैं, पता है आपको? बैंक वाले इंटरेस्ट पे टीडीएस काटते हैं जब इनकम आपकी 10,000 से ज्यादा हो। कितनी? 10,000 से ज्यादा। अब एक्चुअल में वो सीनियर सिटीजन है और उनको 5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा बिकॉज ऑफ रिबेट वगैरह जो मैंने आपको बताया था। तो मेरी जब मैरिज हुई ना, तो मैरिज होने के बाद जब मुझे उन्होंने बताया, तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या, मतलब आपने टैक्स क्यों नहीं, मतलब टीडीएस आपका जा रहा है गवर्नमेंट के पास, तो आप इसकी रिटर्न क्यों नहीं भरते? तो उनको पता ही नहीं था, नॉलेज ही नहीं थी कि ये भी कुछ होता है रिटर्न। तो मैंने कहा चलो मम्मी कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। मैंने रिटर्न की डेट आई, मैंने रिटर्न भर दी, 2 रिटर्नें भरी। उस टाइम पर ना पिछले सालों की भी रिटर्न भर सकते थे, तो मैंने पिछले सालों की भी रिटर्न भर दी। 2 सालों की रिटर्न मैंने भरी और करीब 25-26 हज़ार रुपये का टीडीएस था, 26,000 रुपये का, दोनों सालों के टीडीएस बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गए। तो मेरी जो वाइफ है ना, वाइफ की सिस्टर्स वो भी मैरिड हैं, ठीक है, तो वो मतलब बड़ी हैं और वो मैरिड हैं। और उन जो मतलब मेरे सांडू हो गए, वो जो उनके हस्बैंड हैं वो मेरे सांडू बोलते हैं हम उसको। अब वो जो है ना, वो ना घबरा गए एकदम से। हुआ क्या कि जब ऐसा हुआ ना कि बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो मेरी मदर इन लॉ जो है ना, वो घबरा गई कि यार हमें कौन पैसा दे के जा रहा है, मतलब। तो वो बड़े हैरान से हो गए कि एक बार ये बेटा पासबुक देखियो। मैंने कहा ठीक है देख लेता हूँ। तो मैंने देखा तो मम्मी वो इनकम टैक्स का आया। मेरे लिए नॉर्मल था, देखो आप लोगों के लिए भी नॉर्मल होगा जब आप लोग कर रहे होगे, देखो, बट उनको नहीं पता था। तो अभी शादी अभी मतलब 6 महीने नहीं हुए थे, मुझे ये बातें जब पता चली और मैंने उनकी रिटर्न भर के जब उनके अकाउंट में क्रेडिट हुए पैसे, तो वो हैरान हो गए। वो एकदम से हैरान हो गए कि ये क्या चक्कर है, मतलब ये कैसे कौन पैसा दे के आ जा रहा है, हमसे तो गवर्नमेंट पैसा लेती है, दे को कौन जा रहा है। तो उनको तो यही नॉलेज थी। तो सांडू का भी कॉल आ गया, वो जो थे उन्होंने भी कॉल किया, कहते कि यार ये क्या कर दिया भाई, तेरी वाहवाही हो रही है हर जगह पे, हमारी तो इतनी वाहवाही नहीं हुई, तो अभी तो तेरे को 6 महीने हुए तो ऐसा क्या कर दिया तूने। तो सब बड़े हैरान, सब लोग मेरे मतलब जो मेरी वाइफ के मामा जी हैं, उनके यहाँ से कॉल आ गया, ठीक है, उनके हर जगह से कॉल आने स्टार्ट हो गए, ऐसा क्या कर दिया, ऐसा हमारे लिए भी रिटर्न। मैंने कहा एक मिनट, उनका रिफंड बनता था इसीलिए आया है। तो मतलब वो इसलिए हैरान थे कि यार सब लोग तो टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं, तू तो निकाल के लिए आया। मैंने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, अब हम जैसे लोगों के लिए स्पेशल क्या है, इसमें तो नॉर्मल है। तो उनको 55,000 का क्रेडिट हुआ, तो वो बड़े हैरान से थे कि इतना पैसा क्रेडिट कैसे हो गया गवर्नमेंट की तरफ से। तो फिर सबके वो सब जगह वाह भाई ओह क्या बात है। ये देखो, ये नॉलेज जब आपको होगी तो आप ये सब चीज़ें एक बहुत बेसिक है आपके लिए, बट लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा जैसे वो था। तो आज तक वो ये बात नहीं भूलते हैं, वो मतलब हमेशा ही कोई भी गाइडेंस लेनी हो छोटी सी बात में, वो भी गाइडेंस वो अपने उनके जान पहचान में है अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह, बट वो नहीं लेते उनसे, वो मेरे से बात करते हैं।
बीच में कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी होती है। दे आर अर्निंग गुड, बट उनको क्या है, कोई भी छोटी सी एडवाइस चाहिए किसी से रिलेटेड, जो उनको लगता है कि कोई वो बेवकूफ़ बना रहा होगा, कोई सीए बेवकूफ़ बना रहा होगा, उनको लगता है, ठीक है, तो वो मुझसे बात करते हैं कि तू मुझे बता, फिर मैं उनको बताता हूँ ऐसे ऐसे करो वैसे करो। तो मेरे को भी ये लगता है यार क्या बात है मेरी, मतलब प्रैक्टिस मतलब कंसल्टेंसीज, नॉट मेयर प्रैक्टिस, कंप्लीट प्रैक्टिस, नॉट कोर प्रैक्टिस। कोर प्रैक्टिस होती है जैसे मैं ऑडिट कर रहा हूँ और वो सब चीज़ों में नहीं, ओनली कंसल्टेंसीज। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है, आपको क्लाइंट के साथ टाइम देना पड़ता है, अदरवाइज मैं जस्टिस ना उनके साथ कर पाऊंगा ना आप लोगों के साथ कर पाऊंगा, है ना। तो मेरे को अगर जस्टिस करना है, अगर मेरे को आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, आपको बताना है, ठीक है, कुछ चीज़ें, तो वो तभी बता सकता हूँ। एग्जैक्टली जब मैं आपके साथ यहाँ पर बैठा हूँ क्लास के अंदर, अदरवाइज क्लाइंट के कॉल आ रहे हैं, चल भी आ जा वहाँ पे, मैं कहा क्या क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो साइमल्टेनियस विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो शुरुआत में किया था मैंने, बट अब सिर्फ कंसल्टेंसीज प्रोजेक्ट बेस पे कोई मिल जाती हैं तो मैं अटेंड करता हूँ उसको। है कोई लिंक्स में है जिनके थ्रू मेरे को भी मिल जाता है काम। नाउ प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, एवरीवन, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर मतलब समझ में आया? प्रीवियस ईयर वो ईयर जिस ईयर में हम इनकम कमाते हैं। सर हम तो हर साल इनकम कमाते हैं, बट उसकी इंफॉर्मेशन हम गवर्नमेंट को कब देते हैं? असेसमेंट ईयर। ये बात समझ में आई? तो अगर प्रीवियस ईयर 2020-21 है, देन व्हाट विल बी द असेसमेंट ईयर 2021-22। इज दैट क्लियर? मैंने 1/4/2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक जितनी भी इनकम कमाई है उसकी डिटेल्स मैं गवर्नमेंट को असेसमेंट ईयर में देता हूं, आईटीआर के रूप में। किस रूप में? आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम का चिट्ठा। किस साल की डिटेल दूंगा मैं उसको? प्रीवियस ईयर की डिटेल दूंगा। तो मैं उसमें बताऊंगा कि मेरी कितनी इनकम थी, मेरा कितना टैक्स बनता था। अब ये टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, आने वाली क्लासेस में सीखेंगे कि टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, स्लैब रेट वगैरह मैं आपको सिखाऊंगा। तो टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो वहां पर सीखेंगे। टीडीएस कितना कट गया, ये सारी डिटेल्स मैं गवर्नमेंट को दूंगा और फिर पता चलेगा अगर टीडीएस ज्यादा कट गया और मेरा टैक्स कम बनता था, जैसे मान लो टैक्स मेरा बनता था 50,000 एग्जाम्पल के तौर पे, और टीडीएस कट गया कितना? 60,000, तो मुझे क्या चाहिए? रिफंड चाहिए। क्यों? टैक्स तो 50,000 ही बनता है। गवर्नमेंट ने जो लिया है मुझसे टैक्स के रूप में, जो एम्प्लॉयर ने मेरा काट लिया टैक्स, या फिर बैंक वालों ने इंटरेस्ट पे टीडीएस काट लिया, या फिर आज के टाइम पे टीडीएस हर चीज में है, कमीशन, प्रोफेशनल फीस। अब जैसे मैं यहां पे कमाऊंगा अर्निंग, तो मेरी जो अर्निंग होगी उस प्रोफेशनल फीस के ऊपर भी क्या कटेगा? टीडीएस। दे विल डिडक्ट टीडीएस। तो मेरे अकाउंट में, मेरी सैलरी में से मेरे फीस में से टीडीएस काट लेंगे, नॉट सैलरी। सैलरी इंप्लॉइज की होती है। अगर मैं यहां पर एज अ प्रोफेशनल वर्क कर रहा हूंगा, ठीक है, एक प्रोजेक्ट बेस पर, तो मुझे प्रोफेशनल फीस मिलेगी और उस पर भी टीडीएस कटता है। रॉयल्टी, इंटरेस्ट, रेंट, कमीशन, सैलरी, इन सब चीजों पे टीडीएस कटता है आज के टाइम पे। टीडीएस से हमने एम्प्लॉइज पे चेक रख लिया, एम्प्लॉयर्स पे कैसे रखेंगे? बिल्कुल सही। जब मतलब एक क्वेश्चन है बच्चे का कि एम्प्लॉयर पे कैसे, मतलब एम्प्लॉयर कैसे ये पता चलेगा कि एम्प्लॉयर टैक्स जमा करा रहा है या नहीं करा रहा, या एम्प्लॉयर अपनी इनकम पे टैक्स कैसे दे रहा है, ये कहना चाह रहे हो? बेटा सिमिलरली जैसे एम्प्लॉयर को भी कहीं ना कहीं से क्या आती होंगी? पेमेंट्स। एक तो पेमेंट आप ही लोगों से आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर से, तो कस्टमर के दे डोंट हैव एनी राइट टू डिडक्ट टीडीएस। यस, वो लोग टीडीएस नहीं काट सकते हैं, बट उनके पास ये है कि अगर मान लो कोई बिजनेसमैन है जो उनको पेमेंट कर रहा है, तो एक कॉन्ट्रैक्टर की फीस दे रहा होगा, तो कॉन्ट्रैक्टर फीस पर क्या कटता है? टीडीएस, वहां पर भी आता है। अच्छा, दूसरा क्या तरीका हो सकता है? एक बिजनेसमैन एडवांस टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को। क्या पे करता है? इसका नाम है एडवांस टैक्स। सो वन इज एडवांस टैक्स एंड अदर इज टीडीएस। टीडीएस हम किससे लेते हैं? एम्प्लॉई से लेते हैं। और किससे लेते हैं? अकाउंट होल्डर से लेते हैं। और किससे लेते हैं? जो रेंट कमाता है, जैसे कि लैंडलॉर्ड से लेते हैं। और किससे लेते हैं? कहने का मतलब कुछ ऐसी इनकम्स है जिनके ऊपर क्या कटता है? टीडीएस। और जो लोग खुद एम्प्लॉयर्स हैं, मुकेश अंबानी, वो क्या पे करता होगा? एडवांस टैक्स। क्या पे करता है? एडवांस टैक्स। ठीक है, तो एडवांस टैक्स होता है उनके लिए, और वो एडवांस टैक्स भी इसी तरीके से जैसे टीडीएस आया हुआ ना यहाँ पर, वैसे एडवांस टैक्स होता है। हम थोड़ी थोड़ी डेप्थ में धीरे धीरे करके जाएंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अब एक बात बताओ, यहां पे रिफंड बनता है या नहीं बनता है? बनता है। 50,000 का टैक्स था, टीडीएस कितना कट गया दोस्तों? 60,000। तो 10,000 रुपए का क्या बनता है? रिफंड। यस। अगर उल्टा हो जाए तो टैक्स ज्यादा है बट टीडीएस कम कटा, तो क्या होगा? पेएबल। क्या बनेगा? पेएबल। मेरी बात समझ में आ गई? इस चीज को, वो जो मैं एक टेबल बना रहा था अभी, उसमें मत नोट करना, उसके थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो वहां पर, हाफ पेज का स्पेस छोड़ दो वहां पर, और उसके बाद आप ये नोट कर लो, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के लिए।
क्योंकि ये वो वर्ड्स हैं जो आपने सुने होंगे, ठीक है, बट वही है कि एग्जैक्ट आइडिया नहीं होगा, धीरे धीरे करके और चीजें के बारे में पता चलेगा आपको। ये रिफंड और पेबल क्या होता है। तो मैं इसी तरीके से अपनी मदर इन लॉ का जो मैंने दिखाया था वो इसी तरीके से मैं एग्जांपल बता पा रहा हूं, क्योंकि आपको वो जो बात है वो समझ में आ रही होगी कि मैंने उनकी इनकम शो करी 2,80,000 मान लो साल की, ठीक है। अब उनका टैक्स क्या बनता था? 0। टैक्स क्या बनता था? 0। बैंक इंटरेस्ट कितना टीडीएस काट लिया? 28,000 मान लेते हैं। कितना टीडीएस काट लिया? 28,000। तो मुझे रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? कितने का? 28,000, बिकॉज टैक्स तो बनता ही नहीं। मेरी बात समझ गए? क्योंकि टैक्स इज 0। इज दैट क्लियर? टैक्स क्यों 0 है? 2.5 लाख तक वैसे ही टैक्स नहीं लगता और उसके बाद आपको रिबेट मिल जाती है। हाँ, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख तक एग्जेम्पशन है और एक होते हैं सुपर सीनियर। सुपर सीनियर मतलब 80+, सुपर हो गए ना वो, तो सुपर से भी ऊपर हो गए, तो 55 लाख रुपीज, उसमें है 5 लाख रुपीज। 80+ वालों के लिए 5 लाख रुपीज तक इनकम एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है। ये बातें हम लोग पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर। हाँ, क्या चीज बेटा? बैंक को ना एक ऑब्लिगेशन दी गई है कि तू इंटरेस्ट जब देखेगा ना 10,000 रुपए से ज्यादा, है ना, किसी को तू 10,000 रुपए से ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है तो तुमने टीडीएस काटना है। कितना इंटरेस्ट दे रहा है? साल भर में 10,000 से ज्यादा ही दे रहा है ना, तो वो टीडीएस काटेगा ही काटेगा। तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? उसमें सीनियर सिटीजन के लिए ये नहीं है। सीनियर सिटीजन के लिए एक लिमिट जरूर बनाई हुई है, अगर वो लिमिट से ज्यादा इनकम एक्सीड कर गई तो वो टीडीएस काटेंगे, ठीक है, वो कोई भी हो। इज दैट क्लियर? हर एक के लिए एक लिमिट बनाई गई है। हाँ, टीडीएस के अंदर आज के टाइम पर बहुत रिलैक्सेशन है सीनियर सिटीजन के लिए, बट मैं यहाँ पे कह रहा हूँ उस टाइम पर उनका टैक्स कट चुका था, ठीक है, उनका टीडीएस कट रहा था, ठीक है, उस टाइम पर रिलैक्सेशन नहीं थी। आज के टाइम पे है बहुत सारी रिलैक्सेशन। ऐसा नहीं है कि सीनियर सिटीजन का टीडीएस नहीं कटता, उनकी लिमिट बढ़ा दी गई है, ठीक है, उनका 10 की जगह कर दिया गया 40,000, ठीक है, उनकी लिमिट रेज कर दी गई है, बहुत सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं। बट अभी तो हम लोग ये बात कर रहे थे एक बेसिक की, जब मेरी मैरिज हुई थी, वो पुरानी बात है। तो टैक्स 0, टीडीएस 28,000 और उसके बाद पेबल रिफंड, ठीक है। इस तरीके से मेरे को रिफंड जनरेट हुआ, मेरे को टेंशन थी नहीं, बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, बस उनको वो क्रेडिट मैसेज भी आ जाता है और उन्होंने पासबुक में एंट्री करवा के लाए तो उन्होंने मुझे दिखाया, वही वाली चीज़ बता रहा था मैं, ठीक है। 2 सालों की रिटर्न भरी थी हमने उस टाइम पे। अब वापस इस वाले पॉइंट पे आ जाता हूं कि लास्ट वाला जो हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर। अच्छा, अभी तुम्हारे दिमाग में ये भी आ रहा होगा, एक छोटी सी बात और बोल देता हूँ, क्योंकि देखो चीज़ें पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, बट इनकम टैक्स में एक छोटी सी बात बोल देता हूँ कि एम्प्लॉयर ऐसा क्यों करेगा, कि टीडीएस क्यों काटेगा। जैसे ये कह रहा है कि बैंक इंटरेस्ट पे टीडीएस क्यों काट रहा है, ना काटे, गवर्नमेंट क्या कर लेगी? गवर्नमेंट ने ऑब्लिगेशन उन पर डाली है, अगर वो नहीं करेगा ना तो P&L अकाउंट में खर्चा नहीं दिखा पाएगा। क्या अकाउंट्स पढ़ते हो? सैलरीज को P&L अकाउंट में डेबिट करते हो या नहीं करते हो? करते हो। अरे क्या बात कर रहे हो सर, सैलरी ट्रायल बैलेंस के अंदर हम चेक करते हैं और P&L अकाउंट में डेबिट टू सैलरी करते हैं ना। बट वो सैलरी डेबिट तभी हो सकती है जब हम उस सैलरी की पेमेंट पे लोगों की टीडीएस काट रहे हैं। अगर नहीं काटेंगे तो सैलरी को P&L में डेबिट ही नहीं कर सकते। इसका मतलब पता है क्या है कि जब वो जो टैक्स ऑडिट होती है उसमें यही तो सिखाते हैं आपको आने वाली क्लासेस में ये सीखनी होंगी कि सैलरी का जो डेबिट किया था P&L अकाउंट में डेबिट करके प्रॉफिट को क्या किया, कम किया, वो वापस डिसअलाउ कर देंगे उसको। कहेंगे तूने टीडीएस नहीं काटा सैलरी की पेमेंट्स पे लोगों की, नहीं काटा, यू आर नॉट अलाउड कि आप सैलरी को डेबिट कर सको। बट तुम कहोगे सर अकाउंट्स में तो सीखते हैं, तो अकाउंट्स का जो प्रॉफिट आता है ना वो 31 मार्च तक आता है, वो अलग चीज है। इनकम टैक्स वालों का जो प्रॉफिट आएगा ना वो अलग आएगा। Is that clear? So there is a difference between accounting income and taxable income always. और क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग इनकम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग प्रोविजंस, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर होती है ना, और इनकम टैक्स वाली इनकम टैक्स एक्ट के बेसिस पे होती है। और इसी वो रीजन है बच्चों जो कंपनीज एक्ट में बैलेंस शीट में आप लोग देखते हो डेफर्ड टैक्स एसेट एंड डीटीएल, सुना है कभी? बैलेंस शीट में आपने वो फॉर्मेट देखा होगा डीटीए डीटीएल, डेफर्ड टैक्स एसेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, कुछ याद आ रहा है? वो जो डेफर्ड टैक्स एसेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है वो क्यों राइज होता है? इसी रीजन से तो होता है, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन टैक्सेबल अकाउंटिंग प्रॉफिट्स एज वेल एज टैक्सेबल प्रॉफिट्स। टैक्सेबल प्रॉफिट्स इज एज पर इनकम टैक्स एक्ट और अकाउंटिंग प्रॉफिट इज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल्स एंड कंपनीज एक्ट एज वेल। समझ गए बात? सो इनकम टैक्स वो बात समझ में आ गई ना कि क्यों काट रहा है टीडीएस, ठीक है। और भी गहराई है, धीरे धीरे करके समझेंगे, आज तो पहली क्लास है। इनकम टैक्स हम लोग क्यों देते हैं? बिकॉज वी अर्न टैक्सेबल इनकम। क्या कमाते हैं? टैक्सेबल इनकम।
इनकम टैक्स टैक्सेबल इनकम कमाने पर हमें पे करना होता है, एग्जेम्प्ट इनकम पे नहीं, ठीक है। इसके अलावा और टैक्सेबल इवेंट क्या हो सकते हैं? कस्टम ड्यूटी। बच्चों कस्टम ड्यूटी कब देनी होती है? जब हम कोई गुड्स इंपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? तो इंपोर्ट इज दैट इवेंट जिसकी वजह से कस्टम ड्यूटी अराइज होती है। मानते हो नहीं मानते हो? इवेंट, ये इसको बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट। सो वो इवेंट है जिसकी वजह से ये टैक्स लग रहा है। कस्टम ड्यूटी लगता है बिकॉज हम कोई गुड्स को या तो इंपोर्ट करते हैं या फिर एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा सेंट्रल एक्साइज हम लोग कब पे करते हैं बच्चों? जब हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन इंडिया, इन इंडिया। यस, तो गुड्स मैन्युफैक्चर इन इंडिया पर हमें क्या पे करनी होती है? एक्साइज ड्यूटी। क्या पे करनी होती है? एक्साइज ड्यूटी। और क्या है इसके अलावा? वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, वीएटी है ना, वैल्यू एडेड टैक्स। इस वैट की कब लगती है वैट? जब कभी इंट्रा स्टेट, क्या इंट्रा स्टेट, इंट्रा का मतलब होता है दोस्तों विद इन द स्टेट। दिल्ली का सेलर, दिल्ली का बायर, क्या लगेगा? वैट लगेगा, मतलब लगता था, ठीक है। अब तो सिर्फ दो ही प्रोडक्ट, कौन कौन से? पेट्रोलियम और एल्कोहलिक लिकर, याद हो गया, ठीक है। तो इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स पर लगता है वैट, है ना। तो देखो इनकम टैक्स का टैक्सेबल इवेंट क्या हो गया? अर्निंग टैक्सेबल इनकम। कस्टम ड्यूटी कब लग रहा है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। सेंट्रल एक्साइज कब लग रहा है? मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन इंडिया। वैट कब लग रहा है? इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स। सीएसटी भी एक टैक्स होता था, क्या? सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। और सेंट्रल सेल्स टैक्स कब लगता था? ये देखो, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था जब, लिखो सेंट्रल सेल्स टैक्स कब लगता था? जब हम कभी इंटर स्टेट सेल करते हैं, इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स। तो सीएसटी लगता है इंटर स्टेट सेल पर, वैट लगता है इंट्रा स्टेट सेल पर। समझ में आया डिफरेंस? सो इंटर मतलब दिल्ली से अगर गुड्स हरियाणा में बेचने हैं, दिल्ली से हरियाणा या हरियाणा से यूपी, यूपी से पंजाब, तो ऐसा अगर कोई इंटर स्टेट सेल होगी तो क्या लगता था? सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। अच्छा, इसके अलावा सेंट्रल सेल्स टैक्स के अलावा पहले होता था एक सर्विस टैक्स। क्या होता था? सर्विस टैक्स। और सर्विस टैक्स लगता था जब भी हम कोई सर्विस प्रोवाइड करते थे, तो प्रोविजन ऑफ सर्विस, प्रोविजन ऑफ सर्विस, एक सर्विस देने पर हम सर्विस टैक्स लगाते थे। तो ये वो इवेंट हैं जिनकी वजह से ये टैक्सेस लगते हैं। समझ गए बात बच्चों? ये वो इवेंट हैं जिनकी वजह से ये टैक्स लगते हैं, इसी को बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट। तो बताओ टैक्सेबल इवेंट में क्या सीखा? एन इवेंट और सिचुएशन विच गिव्स राइज टू टैक्स लायबिलिटी, हम उसको क्या बोलते हैं? टैक्सेबल इवेंट। इज दैट क्लियर? और ये सारे टैक्सेस एक बार फिर से, इनकम टैक्स का इवेंट अर्निंग टैक्सेबल इनकम, कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन इंडिया, वैट इंट्रा स्टेट सेल, सीएसटी इंटर स्टेट सेल, सर्विस टैक्स, प्रोविजन ऑफ सर्विस। समझ गए बात? हम लोग आने वाली क्लासेस में और डेप्थ में जाएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। आज की क्लास के अंदर मेरे को थोड़ा सा बीच बीच में आपको कुछ गहराई वाली बात भी मैंने बता दी है वैसे, बट वो पॉइंट पूरे कंक्लूड नहीं हुए। वो कंक्लूड तब होंगे जब हम उस टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।